हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर उदय सीरीज, जहां पर हम मैकमिलन के जो एमसीक्यूज है उनको डिस्कस कर रहे हैं, विच वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर योर मे 2026 एग्जाम। ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डिस्कसिंग आई एंड आईएफएस मॉड्यूल डी के मैकमिलन का जो आपका प्रिस्क्राइब्ड बुक है बाय आईबीएफ, उसके ईच चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो हाउ द एमसीक्यूज दैट आर आस्क्ड, और किस तरह के एमसीक्यूज और एग्जाम में पूछे गए थे और क्या पूछा जा सकता है, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट टेल यू दैट EduTab has come up with wonderful documents which are available for free, which will help you a lot in your exam preparation, including the 135 plus most important topics, previous year questions since 2023, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज चारों जो कंपोनेंट्स हैं जेआईबी के, उनके जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर जो है इंडिकेटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप रिकलेक्टेड क्वेश्चंस देख सकते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से कैसा पूछा गया है, एंड टू प्रैक्टिस दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। ऑल ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड इन वन पीडीएफ फॉर्मेट, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो hurry up and get that particular PDF. Okay, so here is the first question. All of these questions are from module D. Let me again tell you of the I and IFS component, जो कि आपका पहला एग्जाम है। एंड इन दिस वे आई वुड से आपका काफी अच्छा कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिस एंड साथ के साथ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो जाएगा विद दीज एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। सो मॉड्यूल डी, एज यू नो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर है। फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली डिस्कसेस ऑन फाइनेंशियल मार्केट। इनमें से कौन सा जो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं? तो फाइनेंशियल मार्केट वेयर मेनली ट्रांजैक्शंस आर डन, गिव एंड टेक ऑफ मनी जो है वो होता है, लोन लेना देना वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं। तो क्रेडिट मार्केट जो जनरल इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि लोन्स वगैरह लिए जाते हैं। देन मनी मार्केट, जहाँ पर 1 ईयर या उससे कम का जो टर्म होने वाला जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, लोन इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सभी को इसका पार्ट बनाया जाता है। तो मनी मार्केट। एंड देन सॉरी, इंश्योरेंस मार्केट, जहां पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ऑल ऑफ दीज हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड। ओके, so all these three are there, but agricultural commodities market may not that much be part of the financial market. Financial markets basically जो ज़्यादा transactions से mainly related है, not any particular commodities that we can say is part of the financial market. So what is the correct answer here? Yes, you have guessed it right. A is the right answer. Next, certificate of deposits are instruments in which of the following market? Certificate of deposit होता क्या? Generally आपको अगर कोई डिपॉजिट रखना है तो करंट अकाउंट पे आपको 0% इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग्स अकाउंट पे 2 to 3% मिल रहा है, एफडी आरडी पे 7 to 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब इससे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आपको चाहिए तो बैंक में आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं। बट द कैच इज, आपका जो पैसा है वो लॉक इन हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, लॉक इन करके आपको रखना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट विदड्रॉ एनीथिंग। इफ यू विदड्रॉ लाइक एफडी आरडी, आपको जो है लॉस बेयर करना पड़ेगा। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर एक्चुअली इशूड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स, एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, बाकी सबको जो है इसे इशू कर सकता है। एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, सिडबी, देन वी हैव नैबफेड, राइट, एनएचबी, एग्जिम बैंक, ये सब भी आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसे इशू कर सकते हैं। द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर इशूइंग दिस इज 7 days, एंड ये जो है 1 ईयर तक का टेन्योर का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जा सकता है। एंड बाईबैक पीरियड की अगर मैं बात करूं, अगर किसी ने ये इशू कर दिया एंड दे सेइंग कि हमें जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वापस दे दो बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव यू दैट प्रॉफिट, तो ऐसे केस में बाईबैक मिनिमम 7 days के बाद ही किया जा सकता है। काफी सारे चीजें मैंने आपको ये बता दी। तो सिंस इट इज 1 ईयर से कम का टर्म, तो कौन से मार्केट का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पार्ट होगा? मनी मार्केट, क्रेडिट मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। तो एक्चुअली दिस विल बी पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू कि कमर्शियल पेपर का जो बायबैक पीरियड है वो कितना days ka hai? Please let me know in the comment section. Okay, so A is the right answer, money market. Now moving to the next part, state development loans are instruments in which of the
following. Now talking about different kinds of market, we have this differentiation जहां पर हम कह सकते हैं equity and debt market. ये differentiation, तो equity market में हम ये देखते हैं कि जो भी मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पक्का पक्का आपको प्रॉफिट आएगा, ये कंपलसरी नहीं है. बिकॉज इक्विटी मार्केट लाइक शेयर्स, उसमें अगर आपने पैसे डाले हैं तो अगर कंपनी, जिस भी कंपनी के शेयर्स में आपने पैसे डाले हैं, उस कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है देन you will also receive profit on the share as a dividend. कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपका भी लॉस हो जाएगा. there is no compulsion of getting the profit in the equity. ठीक है, तो ये चीज एंड एग्जांपल्स आर शेयर्स. एंड यहाँ पर अगर हम देखें डेट मार्केट में कंपलसरी बेनिफिट या कंपलसरी प्रॉफिट मिलता है. फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन अ लोन टू समवन, तो चाहे सामने वाला बैंकरप्ट हो गया, दे हैव टू रीपे द लोन. आपने कोई बॉन्ड इशू किया है, तो अगर आप कह रहे हो कि हाँ मैंने बॉन्ड इशू किया है, देन यू डेफिनेटली हैव टू गिव द प्रॉफिट, कूपन अमाउंट जो भी है एंड द पार वैल्यू मनी जो है वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा टू द अदर पार्टी. सो यू आर गिविंग कंपलसरी बेनिफिट. तो इसी तरीके से बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं ना. गवर्नमेंट कौन कौन हो सकता है? देयर कैन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो देर इज द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए जो बॉन्ड्स इशू करता है वो अगर हम देखें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स आर इशूड. नाउ व्हाट इज लॉन्ग टर्म? 1 ईयर से ज़्यादा. शॉर्ट टर्म इज लाइक लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए जो इशू करता है उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है. शॉर्ट टर्म के लिए जो इशू करता है उन्हें ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है. ठीक है, व्हाट आर द 3 वेरिएंट्स ऑफ ट्रेजरी बिल? कैन यू जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स? राइट नाउ अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो जो इशू करते हैं ओनली लॉन्ग टर्म के इशू करते हैं. दे आर कॉल्ड द स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं इशू करते हैं. वाइल कॉर्पोरेट्स या कंपनीज ऑल्सो इशू दिस पर्टिकुलर बॉन्ड्स, और उन्हें क्या कहा जाता है? अगर वो लॉन्ग टर्म के हैं तो उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहा जाता है. इफ दे आर फॉर द शॉर्ट टर्म दे आर कॉल्ड कमर्शियल पेपर. क्लियर? तो ये चीज़ें हैं बॉन्ड्स रिलेटेड. एंड इसमें से एस डी एल स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की बात की जा रही है तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है? डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो दिस इज अ थिंग. डेट मार्केट की मैंने यहाँ पर डिस्कशन आपसे कर ली. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सी. Now which of the following are the functions of the financial market? financial market किस तरीके से हेल्प करता है? कैपिटल फॉर्मेशन, आपने इन्वेस्ट किया पैसा और आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ जो है मनी देखने को मिल रहा है, तो दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन. लिक्विडिटी, जहाँ पर आपने जो एसेट लेट से शेयर्स वगैरह होल्ड कर रहे हैं तो आप फिर वो शेयर्स किसी और को सेल कर सकते हैं इमीडिएटली. द अदर पर्सन इज ऑल्सो रेडी, द मार्केट इज वेरी लिक्विड. इस तरीके से हम कह सकते हैं जब आप क्विक ट्रांजैक्शन एंड फ्लो ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग इज डन बाय यू, देन आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन. अगर हम देखें तो उस ये भी पता चल जाता है कि किसका कितना प्राइस होगा, किस तरीके से होगा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो नोन. सो येस, फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प यू आउट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दैट इज वाई डी, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी? यानी कि अगर हम देखें मार्केट्स में प्राइस डिस्कवर किया जाता है. ओके, प्राइस डिस्कवर करने का मतलब क्या है? कोई भी अगर गोल्ड प्रोडक्ट है तो उसका गोल्ड का प्राइस कितना है, ये चीज़ आपको मार्केट से ही पता चलता है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे पता चलता है. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इस प्राइस को इफेक्ट करते हैं और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट नहीं करता? तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स लाइक मार्केट स्टेबिलिटी, डिफरेंट फैक्टर्स लाइक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आरबीआई किस तरीके से जो है क्या इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है, उसके बेसिस पे जो प्राइजेस है स्पेसिफिकली इन द शेयर मार्केट वगैरह ऊपर नीचे होता है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एंड मार्केट में किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस है उसके बेसिस पर ये चीज़ें की जाते हैं. ओके, सो वन फैक्टर विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इज मार्केट स्टेबिलिटी, यानी कि कितना स्टेबल मार्केट है उससे प्राइस उतना इफेक्ट नहीं होता. इनडायरेक्टली हो सकता है बट डायरेक्ट इफेक्ट उसका जो है नहीं दिखता है. एंड सो वी कैन से कि द फैक्टर्स विच अफेक्ट आर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट एक्सपेक्टेशन, रिस्क कितना आप लेना चाहते हैं. राइट, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है. दैट इज वाई इज द राइट आंसर. मैक्सिमम पीरियड फॉर नोटिस मनी, अगर हम देखें 3 तरह के जो है अनकोलेटरलाइज्ड वे में जो लोन लिया दिया जाता है, स्पेसिफिकली मेनली इंटरबैंक जो है लोन लेने देने का प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है. 3 टेन्योर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द कॉल मनी, जिसमें 1 डे बेसिस पर जो है लोन लेने देने का काम किया जाता है. तो
ऑल ऑफ दीज आर कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी। अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस पे लेट्स से लोन लिया गया है बाय एसबीआई फ्रॉम आईसीआईसीआई या फिर सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल्स के बीच, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉल मनी जस्ट फॉर 1 डे। आज लिया कल वापस कर दूंगा। देन 2 days टू 14 डेज का टाइम पीरियड नोटिस मनी के लिए, एंड 15 डेज एंड टिल 364 डेज या 365 डेज हम कह सकते हैं 1 year टर्म मनी कहा जाता है इसे अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस पे अगर हम ये करते। तो नोटिस मनी का मैक्सिमम पीरियड कितना है ये पूछा जा रहा है, तो द आंसर इज C14 days। ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, हु इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल्स, ये पूछा गया। ऑलरेडी मैंने बता दिया, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। सो हु इज द इशूइंग अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट बी। ओके, then what is the minimum net worth required for a corporate to issue certificate of deposit? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर आप इशू करना चाहते हैं, ओके, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए मैंने जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, ऑल्सो कॉल्ड सीडी, तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने कोई मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताया नहीं था। सो देयर इज नो सच मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। यस, अगर आप कमर्शियल पेपर इशू करना चाहते हैं एज ए कंपनी, यू शुड हैव अ प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग ऑफ एटलीस्ट A3। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग A2 A1 इस तरीके से होता है, B C D ऐसे करके, तो मिनिमम A3 क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। इफ यू हैव अ बेटर क्रेडिट रेटिंग A2 A1 देन वेरी गुड, बट मिनिमम A3 होना चाहिए। BCD वाले नहीं इशू कर सकते कमर्शियल पेपर को। इसके अलावा व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस? तो रेपो ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, जनरली ये चलता है बिटवीन बैंक्स एंड आरबीआई। ओके, व्हेन बैंक टेक्स लोन देन इट कीप्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल में रखता है, एंड देन व्हेन ये लोन का पैसा वापस करता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रीपर्चेस्ड एंड दे कम बैक टू द बैंक। तो इस तरीके से रीपर्चेस जो ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसे हम रेपो ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें जब बैंक लोन लेते हैं दे हैव टू पे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। सो ये रेपो ट्रांजैक्शन, अभी रेपो ट्रांजैक्शन ओनली 1 डे के लिए ओवरनाइट बेसिस पे किया जाता है, और अगर ये थोड़ा लंबा जैसे 28 डेज तक का किया जा रहा है तो उसे टर्म रेपो कहा जाता है, एंड इससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए 1 to 3 years के लिए किया जा रहा है तो उसे लॉन्ग टर्म रेपो कहा जाता है। क्लियर? तो मैक्सिमम पूछा हुआ है तो 3 years बी वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो very importantly, if at all, let's say take example of RBI, तो RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करता है, तो इमीडिएटली देयर आर सम एंटिटीज हु कम एंड स्टार्ट बाइंग दीज, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी डीलर्स। क्या कहते हैं उनको? प्राइमरी डीलर्स, बिकॉज द मार्केट फ्रॉम वेयर आरबीआई इशू किया आपने खरीदा, तो इसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ओके, अब यहाँ से दिस प्राइमरी डीलर बिकम्स अ इन्वेस्टर, एंड वो क्या करेगा आगे, इन्वेस्टर टू इसको फिर वो शेयर्स वगैरह इशू करेगा। सो ये दूसरा जो मार्केट है इसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ओके, तो सेकेंडरी मार्केट यहाँ पर इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है ये पूछा जा रहा है। ओके, तो शेयर्स की, ये तो बॉन्ड का बात हो गया। शेयर्स की अगर हम बात करें तो एज सुन एज एकदम फ्रेशली शेयर्स अगर आप पब्लिक में रिलीज कर रहे हैं उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO कहते हैं, और अगर आपने एक बार रिलीज कर दिया है फिर मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं तो उसे हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, FPO। अब इसके अलावा ये एक तरीका है पब्लिक इशू करना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड द राइट्स इशू। शेयर्स जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स उनको आप दे रहे हैं तो राइट्स इशू कहते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में होता यह है कि आप अपने जो शेयर्स हैं, लेट्स से कंपनी ए कंपनी बी में सारे के सारे शेयर्स जो है प्लेस कर दे रहा है, एंड दे आर गिविंग मनी टू दिस कंपनी ए। तो इस तरीके से वी कैन से इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जनरली पीपल गो फॉर दिस। तो ये सेकेंडरी मार्केट इनमें से किस में विच इज़ कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ओके, तो इनमें से सेकेंडरी मार्केट कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट। ओके, वेर एवर ये भी जो प्राइवेट प्लेसमेंट है डायरेक्टली प्लेस किया जा रहा है, IPO में भी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर दिया जा रहा है, तो ये दोनों तो नहीं है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट, ऑक्शन मार्केट का मतलब होता है ये जो है पब्लिक को, फिर जो इन्वेस्टर्स है उन सभी को ये सिक्योरिटीज या शेयर्स वगैरह प्रोवाइड करना। सो सी सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट वुड बी द राइट आंसर। द प्रोसेस बाय विच स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजिशंस फ्रॉम अ म्यूचुअली ओन्ड एंटिटी टू अ कंपनी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स इज नोन एज व्हाट? ठीक है, तो
जहाँ पर म्यूचुअली ओन्ड यानी कि वन और टू पीपल अब एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज को जो है ओन कर रहे हैं, एंड उसके जो एक्टिविटीज़ है राइट रिलेटेड टू फर्स्टली उसे मैनेज करना, फिर दूसरा उस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी वो करते हैं, एंड तीसरा जो ट्रांजैक्शंस हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स जो है मैनेज करना, these functions are actually taken care of by a group of people या few people इस तरीके से पार्टनर्स, एंड दे ओनली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग राइट। तो ऐसा दैट इज लाइक म्यूचुअली ओन्ड, एंड इससे जब आप कंपनी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स ऐसे जाते हैं राइट, जहाँ पर आप एक कंपनी के शेयर जो है डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन, जहाँ पर म्यूचुअली ओन्ड से आप डीम्यूचुअलाइज कर रहे हैं, जहाँ पर म्यूचुअल ओनरशिप जो है उसे आप लूज कर रहे हैं। देन व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर कमर्शियल पेपर्स, ऑलरेडी मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का तो बता दिया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 7 days to 1 year का टर्म पीरियड होता है। लेट मी टेल यू अबाउट कमर्शियल पेपर, ये क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो कंपनी से कॉर्पोरेट से शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड्स इशू करते हैं उसे हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। शॉर्ट टर्म का बॉन्ड्स का मतलब क्या है, 1 year से कम टाइम पीरियड के लिए कम टेनोर का ये होता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड देन, 7 days to 1 year के टाइम पीरियड्स इसमें होते हैं, तो दैट इज द कमर्शियल पेपर। इसको इशू करना है तो कंपनीज के द्वारा, वेरियस अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू किया जा सकता है, एंड दिस कंपनीज नीड टू हैव सर्टेन जो है उनका लाइक क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, विच इज मिनिमम A3 क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। A2 A1 है तो वेरी गुड, वरना तो एटलीस्ट मिनिमम A3 होना चाहिए। ओके, एंड कमर्शियल पेपर को बाईबैक का टाइम पीरियड क्या है राइट, बाईबैक किया जा सकता है आफ्टर 7 days ओनली। ठीक है, आपने इशू कर दिया, फिर आप कह रहे हो कि मुझे ये वापस लेना है कमर्शियल पेपर, किसी को इशू कर दिया, वो सोच रहा है कि उसे प्रॉफिट मिलेगा, बट यू एज अ कंपनी है सेइंग मुझे वापस कर दो ये कमर्शियल पेपर, तो यू हैव टू वेट फॉर 7 days एटलीस्ट इशू करने के बाद, देन ओनली यू कैन बाई इट बैक, तो दैट इज कॉल्ड बाई बैक पीरियड। तो कमर्शियल पेपर का टेन्योर कितना, 7 days to 1 year, मिनिमम टेन्योर पूछा गया तो 7 days, बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, देन इन एन IPO थ्रू वॉलंटरी बुक बिल्डिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ द इशू इज रिजर्व फॉर इन्वेस्टर। सो IPO जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कि आपने पूरा फिक्स्ड प्राइस जो है ईच एंड एवरी शेयर का बता दिया, एंड यू आर डूइंग दैट। द अदर इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आप मेनली मार्केट पे छोड़ देते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा, यू डू नॉट फिक्स योर सेल्फ द प्राइस ऑफ द शेयर्स, एंड देन मार्केट विल डिसाइड कि कितना होगा। तो ऐसे में दो टाइप के जो है बुक बिल्डिंग किया जाता है राइट, एंड कई एंटिटीज को जबरदस्ती कहा जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर बुक बिल्डिंग जो है करना पड़ेगा, सो दे आर कंपल्सरी बुक बिल्डिंग, जिन्हें करना पड़ रहा है कि इस प्रोसेस के थ्रू ही आपको शेयर्स इशू करने होंगे। देयर आर अदर एंटिटीज जो वॉलंटरीली अपने से ही इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं राइट। तो जब ये किया जाता है तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो इन्वेस्टर्स है उनको डिफरेंट वे में जो है अलॉटमेंट किया जाना होगा। ठीक है, तो शेयर्स 100 शेयर्स अगर कंपलसरी बुक बिल्डिंग में है तो कितना परसेंटेज आप जो है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिसने 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो उसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहा जाता है, इसको कितना आप जो है अलॉट कर सकते हो। देन देर इज ऑल्सो द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको आप कितना अलॉट कर सकते हैं उसका परसेंटेज दिया हुआ है। एंड इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, लाइक बड़े बड़े अंबानी अडानी, ये लोग जाएंगे शेयर्स में इन्वेस्ट करने तो बहुत सारा पैसा लेके जाएंगे, तो उनको कितना आप अलॉट कर सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ऐसे होता है जो सेबी के द्वारा डेजिग्नेटेड होते हैं कि ये सेफ है, यहाँ पर आप अपना पैसा रख सकते हो, तो उनको कितना अलॉट होगा। तो कंपलसरी एंड वॉलंटरी बुक बिल्डिंग जो है इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं जो इस तरीके से अलॉट किए जाते हैं। ओके, तो दोनों में ही इफ यू सी द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का परसेंटेज फिक्स्ड है 15%। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अगर हम बात करें तो उनको अगर कंपलसरी बुक बिल्डिंग किया जा रहा है, मतलब सेफ मनी जो है ज़्यादा यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, तो 75% यहाँ पे, एंड वॉलंटरी बुक बिल्डिंग में 50% रखा जाता है। नो सब्ट्रैक्टिंग दिस वी हैव 75% हियर, एंड 10% जो है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अलॉट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इशू इज रिजर्व्ड फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, कितना परसेंटेज जो है
रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को वॉलंटरी बुक बिल्डिंग के थ्रू जो है लॉट किया जाता है। तो 35% इज द राइट आंसर ओवर हियर। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है। Now, retail investor is one who applies or bids for securities of value not more than, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2 लाख से कम का अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे रिटेल इन्वेस्टर कहा जाएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नॉमेनक्लेचर कैसे आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए उसके फीचर्स हमें पता होना चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब बॉन्ड होता है। लेट्स से आपने 90 रुपीज़ का ये बॉन्ड खरीदा। बॉन्ड में क्या है, आपने 90 रुपीज़ गवर्नमेंट को दिया, उसने कागज दिया आपको, पेपर दिया। इन दैट पेपर इट इज रिटन कि आपको 100 मिलेगा वापस। ठीक है, 90। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है। एंड ऑल्सो आपको 10% इंटरेस्ट ऑन द पार वैल्यू, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उस पर मंथली बेसिस पर या फिर 6 मंथ्स में, इस तरीके से आपको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 6 मंथ्स में आपको ये मिलता है। 6 मंथ्स में आपको ये पार वैल्यू का जो अमाउंट है वो मिलता रहेगा। दिस इज बीन प्रॉमिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसे कूपन कहा जाता है एंड इस पे जो अमाउंट लिखा हुआ है इसे पार या फेस वैल्यू कहा जाता है एंड दिस इज द बॉन्ड प्राइस। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। ओके तो ये जो सिक्योरिटीज होते हैं इसमें मेनली 2 एस्पेक्ट्स के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ओके सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इसकी, इस पे कूपन कितना मिल रहा है, तो 10% लिखा है तो 10% लिखेंगे एंड वी विल राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एंड एट द एंड की मेच्योरिटी ईयर कौन सा है। लेट्स से 2022 में इशू किया गया फॉर 3 इयर्स, तो मेच्योरिटी ईयर इज 2025, तो 2025 इस तरीके से हम डेजिग्नेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2018 में इशू किया हुआ 10 इयर्स के लिए बॉन्ड है 7.85% पर एनम में। तो इसका डेजिग्नेशन कैसे किया जाएगा नॉमेनक्लेचर, पहले परसेंटेज हम लिखेंगे 7.85% पर एनम, GOI लिख दिया कैपिटल्स में एंड देन मेच्योरिटी ईयर लिखना है, नॉट 2018 फिर मेच्योर कब हो रहा है 10 इयर्स के बाद 2028। दिस इज द representation that we'll be doing। 7.85 GOI 2028 B would be the right answer। Which type of auction is phenomenon of winners curse observed। ठीक है, ये different types of auctions किए जाते हैं। auction मतलब आपने जो different shares market में लेकर गए तो उन, या फिर कोई और चीज़ आप मार्केट में जो है ऑक्शन करवाना चाहते हैं, यानी कि उससे उसके ऊपर बोली लगवाना चाहते हैं कि हु विल गिव द हाईएस्ट प्राइस या हाईएस्ट बेनिफिट एंड फिर हम उसे जो है ये पर्टिकुलर थिंग दे देंगे। तो देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्शंस दैट आर डन, लाइक मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, डच ऑक्शन, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन, इंग्लिश ऑक्शन। तो ये मल्टीपल प्राइस ऑक्शन में होता क्या है कि डिफरेंट प्राइसेस कोट किए जाते हैं। ओके तो अलग अलग लोगों को फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो वो अलग अलग लोगों को दे दिया जाता है। फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी फिर उनको दे दिया जाता है डिफरेंट प्राइसेस। लेट्स से 10 20 30 ऐसे है तो 10 20 30 तीनों प्राइस एक्सेप्ट हुए तो तीनों पे जिसने भी कोट किया हुआ है उन सभी को दे देंगे वो प्रोडक्ट्स को। अब यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन है, सिंगल प्राइस हैज टू बी कोटेड। सो जो भी ऑक्शन कर रहा है वो क्या करेगा, जनरली लेट्स से प्राइस 30 रुपीज़ है बट टू विन दिस ऑक्शन ही विल कोट 40, ही विल कोट 50, ही विल कोट 50, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो एक्चुअल इसका कॉस्ट था उससे काफ़ी हाई जो है वो कोट कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड विनर्स कर्स, यानी कि जो जीत रहा है एक्चुअली ही इज कर्स्ड कि भाई मुझे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो यस यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन में इस तरीके से होता है, ये वाली चीज जो है देखी जाती है। डिस्क्रिमिनेटरी ऑक्शन, ईच बिडर पेज द प्राइस दे बिड, सो द विनर इज यूजुअली द वन हु ओवर एस्टिमेट्स द वैल्यू द मोस्ट। ठीक है, जो भी ओवर पे कर रहा है फिर उसको वो सारा जो पैसा है, सॉरी जो भी प्रोडक्ट है वो दे दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से फिनोमिनन ऑफ विनर्स कर्स जो है ये आपको देखने को मिलता है इन द मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। जो द फॉलोइंग बॉन्ड थ्योरम्स इज नॉट करेक्ट। तो बॉन्ड हमने देखा, अब इसकी डिफरेंट थ्योरम्स है। पहला थ्योरम की बॉन्ड का जो बॉन्ड प्राइस है लेट्स से 90 100 एंड 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। मार्केट में एक और बॉन्ड है बी जो कि 90 100 एंड 20% इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप कौन सा बॉन्ड खरीदेंगे, ए या बी? ऑब्वियसली विल बाय बी। तो आई वांट टू मेक ए आल्सो वेरी अट्रैक्टिव, तो इस पे जो चीज़ें 100 10% ये आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन ओनली ड्रॉप द प्राइस, कि आप ठीक है यहाँ पे 90 दे के खरीद रहे हो ना, यहाँ पे 50 दे के खरीदो। ओके सो एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, राइट, यहाँ पे जो बॉन्ड प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो दे बोथ आर इन व्हाट वे रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, अब इसके अलावा अगर किसी को बोलो कि भाई बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज करो, हाँ 90 से 110 कर दो, कुछ कुछ कर दो, यस वी आर रेडी।
बट अगर बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज करो तो वो जल्दी डिक्रीज नहीं करता, तो इंक्रीज इज वेरी क्विक वाइल डिक्रीज इज वेरी लेट। एंड अगर ये बॉन्ड का जो टेन्योर है, जो ज़्यादा देर जो है धूप में खड़ा रहेगा, उसको ज़्यादा जो है डिहाइड्रेशन होगा। वैसे ही ये बॉन्ड जो है, जितना ज़्यादा टेन्योर होता है उतना ज़्यादा उसका जो बॉन्ड प्राइस ऊपर नीचे होता है, यानी कि वो सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। तो ग्रेटर द टेन्योर ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी। और चौथी चीज़ है कि कितना कूपन जितना कम, अगर बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे 15-20%, तो नो बडी विल रिजेक्ट द बॉन्ड, एवरीबडी वुड वांट टू बाय, और जो भी प्राइस कोट कर रहे हैं। बट अगर हम कूपन रेट बहुत कम है तो आपको बार बार उसका प्राइस ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो लोअर द कूपन हायर विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड। ये चार जो है बॉन्ड थ्योरम्स होते हैं, और इनमें से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। यस, इंक्रीज इन द बॉन्ड प्राइस व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल इज ग्रेटर देन द डिक्रीज व्हेन द रेट्स राइज बाय द सेम परसेंटेज। यस, ठीक है, इंक्रीज जो है ग्रेटर होता है, डिक्रीज करने में डरते हैं। लॉन्गर द टर्म टू मेच्योरिटी लोअर विल बी इट्स प्राइस सेंसिटिविटी। नो, लॉन्गर द टर्म टू मेच्योरिटी हायर विल बी द प्राइस सेंसिटिविटी, एंड लोअर कूपन बॉन्ड्स आर मोर प्राइस सेंसिटिव। यस, लोअर द कूपन हायर विल बी द प्राइस सेंसिटिविटी। ये चीजें मैंने आपको बताई। सो सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। इन विच ईयर वर प्राइमरी डीलर्स इंट्रोड्यूस्ड? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग टू टॉक ओवर हियर। प्राइमरी डीलर्स का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 1995। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर नॉट एलिजिबल अंडर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम? ठीक है, तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज फॉर इंडिविजुअल्स जनरली, जो कि डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इन द मार्केट उनको बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है लाई गई है। पहले जो रिटेल इन्वेस्टर्स है लाइक यू एंड मी, जो लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन 2 लाख से कम, तो उनके लिए वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू ये जो एवेन्यू है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया गया है। तो व्हाट वेयर दे कैन इन्वेस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में दे कैन इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल्स, दे कैन इन्वेस्ट इन द कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है, दे कैन इन्वेस्ट इन द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, राइट, ऑल दिस थिंग्स। सो ये सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनमें इन्वेस्ट कर सकते थ्रू द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। They cannot invest in others. So, no, which is not eligible. The treasury bills, yes, eligible. Government bonds eligible. Corporate bonds not eligible. Yeah, also state development loan, because ये भी government security है, though from the state government. तो corporate bonds जो यहाँ पर not eligible. C is the right answer. Which of the following are not participants in the forex market? तो जो भी forex related dealings करते हैं तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। यू एंड मी मे नॉट हैव पार्टिसिपेटेड, ठीक है, तो ब्रोकर्स यस, वो फॉरेन डीलिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड डीलिंग और जो मार्केट उनके बीच का एक लिंक है। बैंक्स डेफिनेटली फॉरेक्स रखते हैं, सेंट्रल बैंक्स के पास भी होता है, बट जॉबर्स ये कोई जो है कैटेगरी नहीं है ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेक्स मार्केट। सी इज द राइट आंसर। Then which of the following is not an enforcement authority of the FEMA regulation? Foreign Exchange Management Authority सॉरी एक्ट के जो एनफोर्समेंट अथॉरिटी, यानी कि उस पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, वो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस? आरबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आरबीआई प्लेज अ मेजर रोल, राइट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से कुछ एंटिटीज हैं जो इसे एनफोर्स करते हैं, बट नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में से कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान देता हो। What is the threshold transaction limit for FX retail platform with zero fees? ठीक है, FX retail platform क्या है? फॉरेक्स रिलेटेड अगर आप या मैं जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको एक एक्सेसिबल वे में मार्केट्स का जो है एक्सेस चाहिए, तो दे कैन रीच यूजिंग द FX रिटेल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है बाय द CCIL, इट इज़ लाइक अ वेबसाइट, एंड वहाँ पर अगर आपको उस के क्रेडेंशियल्स चाहिए, यानी कि आपको आप का एक अकाउंट बनना है एंड यू वांट टू ट्रांजैक्ट इन फॉरेक्स, देन यू हैव टू अप्रोच CCIL ओनली इफ यू हैव बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट है तो बैंक के थ्रू आप CCIL को अप्रोच करके फिर ये पर्टिकुलर FX रिटेल प्लेटफॉर्म के क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद आप फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इन्वेस्ट करते हुए डेली बेसिस पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 जो है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट $5 मिलियन से कम है,
राइट, तो आपको फिर कोई फीस नहीं पे करना, इसके अबव यू डेफिनेटली हैव टू पे द फीस, ठीक है, विच इज फॉर विच रीजन बी वुड बी द राइट आंसर. Which of the following is not a reason for interconnectedness of financial markets? If I say take a term bank assurance, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, बैंक्स इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, बैंक्स एंड इंश्योरेंस जो मार्केट्स इनके बीच का एक इंटरकनेक्टेडनेस है. वैसे इंडियन मार्केट्स फॉरेन मार्केट्स के साथ कनेक्टेड है, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट तो है डेफिनेटली, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो इसका रीजन क्या है और इनमें से कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है. मोबिलिटी ऑफ कैपिटल बिटवीन बॉर्डर्स, यस डेफिनेटली. प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स, प्रॉफिट के लिए है ये. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है एंड वी ऑफ कोर्स we need to exchange things, so we are actually interconnecting the markets. Harmonization of prudential regulation, जहाँ पर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सारे कंट्रीज एक जैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक एस्पेक्ट है ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस की डिफरेंट कंट्रीज के फाइनेंशियल मार्केट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है. प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स मे नॉट बी वन रीजन कि आप तो इंडिया में प्रॉफिट कमा सकते हैं, वाई जस्ट गो आउटसाइड. इट माइट बी वेरी स्मॉल रीजन बट नॉट एग्जैक्ट डायरेक्ट बिग रीजन फॉर दिस, ठीक है. Which of the following is not one of the different levels of integration of the financial market? ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे इंटीग्रेट किया जा सकता है. इंडिया के अंदर कर दिया, इंडिया के बाहर के मार्केट्स के साथ कर दिया, एंड इन इंडिया के बाहर अगर हम कर रहे हैं तो विद इन रीजन, लेट्स से साउथ एशिया हो सकता है या फिर पूरा वर्ल्ड का इंटरकनेक्टेडनेस हो सकता है. तो डोमेस्टिक, रीजनल, इंटरनेशनल, तीन तरह के इंटीग्रेशन लेवल्स हैं, नॉट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटरकनेक्शन. सो बी इज द राइट आंसर विच इज नॉट वन ऑफ द लेवल्स. How many countries are members of the Asian Clearing Union? Let me tell you about ACU, Asian Clearing Union. Let us say इंडिया में एक पर्सन है, इसने म्यांमार में एक पर्सन को 100 रुपीज़ भेजा एंड फिर म्यांमार वाले पर्सन ने 50 रुपीज़ वापस भेजा. अब 100 रुपीज़ भेजने में इसको क्या करना है, 100 रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, फिर म्यांमार भेजना है, फिर म्यांमार वाला जो अपना करेंसी है डॉलर्स से कन्वर्ट करेगा, एंड देन ही विल कन्वर्ट अनदर 50 रुपीज़ इन द सेम मैनर एंड डू ऑल ऑफ दिस. तो कितना ट्रांजैक्शन टाइम सब कुछ वेस्ट हो रहा है. तो इस वजह से ACU एक ग्रुप ऑफ एशियन जो कंट्रीज है ये बनाया गया था, एशियन क्लियरिंग यूनियन इसे कहा जाता है. ऐसे ना ट्रांजैक्शन करके थोड़ा वेट करके अगर इंडिया और म्यांमार के बीच instead of 100 here 50 back, just send 50 rupees from India to Myanmar, that would be the best thing. इसमें फॉरेन करेंसी का रिक्वायरमेंट, कन्वर्शन, ये सब भी काफ़ी कम लग रहा है. ओके, सो दैट इज़ वाई वी कैन से एशियन क्लियरिंग यूनियन ये जो है इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो भी इस पर्टिकुलर यूनियन के पार्ट हैं, एक मल्टीलेटरल नेट सेटलमेंट बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करते हुए फॉरेक्स को सेव करने का बहुत अच्छा एक मेथड है, फॉरेन करेंसी को सेव करने का मेथड है, राइट. तो इस वजह से दे ऑल कोऑपरेटेड विद इन देमसेल्व्स. अब एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है इसमें काफी सारे मेंबर्स है, काफी सारे कंट्रीज है. सो हाउ टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, बी स्क्वायर, आई स्क्वायर, एम स्क्वायर, NPS, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है. तो 9 यहाँ पे कंट्रीज एंड सो सी इज द राइट आंसर फॉर एशियन क्लियरिंग यूनियन, नंबर ऑफ कंट्रीज. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम, जहां पर आपने लेट्स से $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज होगा, ऐसे करके RBI ने कह दिया, मैंने कह दिया तो कह दिया, तो दिस इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम. अब आज के डेट में लेट्स से $1 इज 90 रुपीज, ये है बेस्ड अपॉन द टू फैक्टर्स होता है मेनली, जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स उसके ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा चीज है कि ये इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है, लेट्स से इंडिया में 15% एंड फॉरेन कंट्रीज में 2% जो है लोन अगर कोई दे रहा है ले रहा है तो 2% इंटरेस्ट रेट. तो इन दो एस्पेक्ट्स पे मेनली एक्सचेंज रेट जो है डिपेंड करता है. तो ये जो रेजिम है इसे फॉरेन एक्सचेंज सॉरी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम कहा जाता है, जहां पे जो एक्सचेंज रेट है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ओके, तो ऐसा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेजिम कौन सा है ये पूछा जा रहा है. पेग्ड एक्सचेंज रेट रेजिम, जहां पर क्या होता है कि हाँ ये फिक्स होगा और इसके पीछे हमने क्या किया है, इतना सारा गोल्ड रखा हुआ है एंड कोई सिक्योरिटी अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो वी हैव सिक्योरिटी. फ्री एक्सचेंज रेट रेजिम, कोरिलेटेड एक्सचेंज रेट रेजिम. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑपोजिट ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज पूछा जा रहा है, तो दैट इज दिस फिक्स्ड या पेग्ड एक्सचेंज रेट रेजिम जिसे कहा जाता है वो ऑपोजिट है. फ्री एक्सचेंज इसका सेम है, कोरिलेटेड नाम का कुछ कोई एक्सचेंज रेट रेजिम नहीं है. ओके, 27 विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स हैव इनवर्स इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है. ये अलग ही डायरेक्शन में जाते हैं. इंटरकनेक्टेडनेस मतलब दे बोथ कम इंटीग्रेट टुगेदर, राइट, लाइक बैंक एश्योरेंस. अब कुछ मार्केट्स अलग ही डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पर्सन हु टेक्स हाई रिस्क, तो आप
बॉन्ड्स में सॉरी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, यू विल नेवर इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स. इफ यू आर अ पर्सन हु टेक्स लेस रिस्क, यू विल इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स. तो एक पर्सन जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है बॉन्ड में नहीं करेगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स में नहीं करेगा. तो शेयर्स का इनकम बढ़ रहा है तो बॉन्ड्स का कम हो रहा है, बॉन्ड्स का इनकम बढ़ रहा है तो शेयर्स का कम हो रहा है. तो दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. This is an example. So that is inverse interconnectedness. So money market policy rates, तो as policy rates increase, money market transactions जो है वो सब काफी क्लोजली इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, यानी कि अगर रेपो रेट वेरी होता है तो मनी मार्केट में इमीडिएटली इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं. मनी एंड बॉन्ड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो here also money market is actually शॉर्ट टर्म 1 ईयर से कम का, एंड बॉन्ड मार्केट जो है डेट मार्केट है. तो इनका खास उतना रिलेशन वी कैन नॉट सी. इक्विटी एंड कमोडिटी मार्केट एंड फॉरेक्स एंड इक्विटी मार्केट. तो यहाँ पर अगर हम देखें मनी मार्केट मनी से इंडिकेट किया जा रहा है स्लाइटली टुवर्ड्स द इक्विटी मार्केट. ओके, इक्विटी से रिलेटेड. एंड बॉन्ड मार्केट इज ऑल द डेट. तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एकदम इनवर्स होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये जाते. सो बी इज द राइट आंसर. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू यहाँ पे कहा गया है. अब मर्चेंट बैंक रिलेटेड है तो मर्चेंट बैंक्स किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो डिफरेंशिएटिंग दिस फ्रॉम द कमर्शियल बैंकिंग. तो मर्चेंट बैंक अगर हम देखें, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वाइल मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स अगर हम देखें ये बेस्ड होते हैं एसेट मैनेजमेंट पर, यानी कि वो डिपॉजिट लाके लोन देते हैं. वाइल मर्चेंट बैंक क्या करते हैं, लेट्स से आपको कोई शेयर्स वगैरह मार्केट में इशू करना है तो मर्चेंट बैंक विल हेल्प यू विद द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. कैसे इशू करना है, कैसे आपको कोऑर्डिनेट करना है, किससे कोऑर्डिनेट करना है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड. तो मर्चेंट बैंक्स इस तरीके से होते हैं. तो मर्चेंट बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट. रेगुलेटेड बाय सेबी, यस. मर्चेंट बैंक मेनली अंडरटेक फी बेस्ड बिजनेस. ठीक है, तो यहाँ पर एसेट बेस्ड बिजनेस है, यहाँ पे फी बेस्ड बिजनेस होता है जहाँ पर फीस लिया जाता है फॉर दीज मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज दैट द मर्चेंट बैंक्स आर परफॉर्मिंग. मर्चेंट बैंक्स प्राइमरली assist in raising equity, absolutely yes. ठीक है, तो A is an incorrect statement. 29, how many categories of merchant banks are there? So there is category 4 से start करते हैं. 4 3 2 1. okay, लॉन्च्ड. ओके, तो फोर्थ कैटेगरी जो है इस मर्चेंट बैंकर के द्वारा कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज जो है कैरी आउट किए जाते हैं, एंड ये लीस्ट कनेक्टेड होता है. लेट्स से देयर इज मी सुरेंद्र, आई एम इशूइंग द bonds over here. ओके, मैं शेयर जो है इशू कर रहा हूँ इनटू द ओपन मार्केट. तो ऐसे में क्या हो रहा है, फोर्थ कैटेगरी का अगर मर्चेंट बैंकर मेरे साथ एसोसिएटेड है तो ही विल ओनली गिव सम कंसल्टेशन. ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, नॉट मोर देन दैट. राइट. अब द थर्ड कैटेगरी का है कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा एंड ऑल्सो अंडरराइटिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. अंडरराइटिंग का मतलब क्या, अच्छा ये शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, आई विल ऑल्सो बाय सम शेयर्स. तो दीज आर अंडरराइटिंग सर्विसेज जहां पर इन शेयर से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने में हेल्प करता है इन द मार्केट. नाउ जो सेकेंड कैटेगरी का है अंडरराइटिंग कंसल्टेंसी एडवाइजरी, एंड इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी का मर्चेंट बैंकर है दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट, को मैनेजमेंट, राइट. तो एकदम पूरा कंप्लीट हैंड जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है. वाइल द फर्स्ट कैटेगरी का जो मर्चेंट बैंकर है वो एक्चुअली इश्यू मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है, टोटली इन्वॉल्व, यानी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये प्राइस होना चाहिए, इतने क्वांटिटी शेयर्स आपको जो इशू करने चाहिए इनटू द मार्केट. एवरीथिंग इज ओपनली डिसाइडेड बाय द कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर हु हेल्प्स दिस पर्टिकुलर एंटिटी सुरेंद्र टू इशू दिस शेयर्स. ठीक है, इशू मैनेजमेंट अलॉन्ग विद दैट ये सारे एक्टिविटीज भी वो कर सकता है, को मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग, कंसल्टेंसी एडवाइजरी, एवरीथिंग. ठीक है, कितने कैटेगरीज हो गए? 4. सो बी इज द राइट आंसर. Now, which of the following categories of merchant bankers can handle issue management? I told you already. A, category 1 is the right answer. ठीक है. What is the minimum capital requirement for a merchant banker? तो merchant banker का बनने के लिए what should be the minimum capital requirement? तो the correct answer over here is B, 5 करोड़. ठीक है, 5 करोड़ category 1 merchant banker के लिए 5 करोड़ का जो है minimum capital requirement चाहिए as per the SEBI regulations. Fact based question. Which of the following is not the responsibility of the monitoring agency? तो मर्चेंट बैंकर जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है. फर्स्ट वन इज द इशू मैनेजमेंट, जहां पर वो डील कर रहा है कि कितने शेयर्स, कितना इशू, कैसे इशू करना है. इज डीलिंग विद द स्टॉक एक्सचेंज. द मर्चेंट बैंकर इज ऑल्सो डीलिंग विद द वेरियस कंप्लायंसेस जो सेबी के हैं वो सब फॉलो हो रहे कि नहीं, ये सब कुछ
प्री इशू एंड पोस्ट इशू फंक्शंस होते हैं कि जहां पर मर्चेंट बैंकर एक्चुअली देखता है कि हाँ हम जो है किस तरीके से लॉट करेंगे डिफरेंट जो पीपल है उनको ये सारे शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह, हाउ वी विल बी अलॉटिंग एंड इफ समबडी इज नॉट अलॉटेड उसको पैसे वापस कैसे करेंगे, ये चीज़ें। ठीक है, तो दिस इज द मेन एक्टिविटी ऑफ इशू मैनेजमेंट। देन बैंकर टू द इशू, जहाँ पर बैंकिंग या ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज कैरी आउट किए जाते हैं। तीसरा है कि अंडरराइटिंग किया जाता है, राइट। चौथा है मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में ये काम करता है। तो अगर आपका इशू का अमाउंट 500 करोड़ से ज़्यादा आप मार्केट से उठा रहे हैं तो यू नीड अ मॉनिटरिंग एजेंसी, और ये मॉनिटरिंग एजेंसी एक्चुअली हेल्प करते हैं मॉनिटरिंग की ये फंड्स जो आ रहे हैं वो सही चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं या नहीं, सही तरीके से जिसको जो रिपेमेंट करना है, पेमेंट्स करने हैं वो सब हो रहे हैं या नहीं, एक्टिविटीज जो किए जा रहे हैं तो एज पर प्रोस्पेक्टस किए जा रहे हैं, ये सब चेक करता है मॉनिटरिंग एजेंसी। इट इज़ अ मर्चेंट बैंकर डायरेक्टली, अब अगर 500 करोड़ से ज़्यादा का आपका जो है अमाउंट होता है। एंड द फिफ्थ एक्टिविटी जो है मर्चेंट बैंकर करता है, वी कैन से इज ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। तो मर्चेंट बैंकर डायरेक्टली नहीं, मर्चेंट बैंकर का जो एक सब्सिडियरी होता है तो वो फिर ये ट्रस्ट के फॉर्म में डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से कौन सा नहीं है? मेक अरेंजमेंट टू इंश्योर मॉनिटरिंग ऑफ द इश्यू प्रोसीड्स, यस ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कीप ट्रैक ऑफ एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट रीजंस फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन टू आरबीआई, एंश्योर स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट आर कंप्लाइड विद। ठीक है, तो इनमें से कौन सा लग रहा है आपको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सो यस, सी इज द राइट आंसर। आपको रिपोर्टिंग डिले, उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन, इस सब चीज़ों से डील नहीं करना। यू जस्ट हैव टू सी कि प्रोसीड्स, पैसा, फंड्स वगैरह सही तरीके से जा रहा है, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। 33, इन इंडिया विच वाज द कमोडिटी इन विच डेरिवेटिव्स वाज ओरिजिनेटेड। तो डेरिवेटिव होता क्या है? लेट्स से वी टॉक अबाउट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें देर इज वन पर्सन राम जी, जिनको जो है पैसे चाहिए इन डॉलर्स आफ्टर अ फ्यू डेज, एंड इन्होंने फिक्स किया है डेविड के साथ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करके, लेट्स से 3-6 मंथ्स के बाद इन्हें पैसे चाहिए। तो इन्होंने फिक्स किया कि ठीक है $1.85 पे हम ये प्राइस फिक्स करते हैं। प्रेजेंटली $1.80 पे है, तो 85 पे हम फिक्स करते हैं। ऐसा इन्होंने फिक्स किया कि 6 मंथ्स के बाद मैं आपसे डॉलर्स लूंगा। ठीक है, अब 6 मंथ्स के बाद वॉट एवर इज द कंडीशन इन द एक्चुअल मार्केट, उसके बेसिस पर राम जी को प्रॉफिट हो रहा है, डेविड को हो रहा है, ये डिसाइड किया जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव डिपेंड्स अपॉन द एक्सचेंज रेट, ओके, ऑन द मेच्योरिटी। लेट्स से मार्केट में प्राइस है $1 के ऊपर 90 रुपीज, तो राम जी को प्रॉफिट हो गया, 85 में खरीद रहे डॉलर्स। इफ द मार्केट कॉस्ट इज $1 के ऊपर 82, तो डेविड को प्रॉफिट हो गया, बिकॉज मार्केट में सेल करते हैं डॉलर्स तो 82 मिलता, बट ही इज गेटिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग इट एट 85। तो इस तरीके से एक्सचेंज रेट पे वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का वो डिपेंड करता है। एंड दिस इज समथिंग वेयर वी कैन से द डेरिवेटिव इज सम इंस्ट्रूमेंट जिसका वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द अंडरलाइंग एसेट। ओके, तो ये या फिर अंडरलाइंग एंटिटी, लाइक ये जो एक्सचेंज रेट है दैट इज कॉल्ड द अंडरलाइंग। ठीक है, इस पे। दूसरा, ये जो डेरिवेटिव में पैसा लगा, ये डील करने के लिए कोई खास पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज वेरी मिनिमम या जीरो। ओके, सो दैट इज वंडरफुल, एंड द सेटलमेंट हैपेंस ऑन द फ्यूचर डेट। ये तीन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था? कॉटन के साथ जो है स्टार्ट किया गया था, कॉटन रिलेटेड डेरिवेटिव जो है इंडिया में स्टार्ट किए गए थे। तो ये तो एक्सचेंज रेट का डेरिवेटिव बता देगा। कमोडिटीज रिलेटेड डेरिवेटिव, उसका प्राइस पे डिपेंडेंट डेरिवेटिव्स भी होते हैं, तो वो है। तो ये जो मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो राम जी डेविड है डायरेक्टली डील कर रहे हैं। अब ये अगर डायरेक्टली नहीं डील करके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये सेम प्रोसेस करते तो इट वुड हैव बीन कॉल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरीके से। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट अ पार्टिसिपेंट। डेरिवेटिव्स में मेनली किस लिए इन्वेस्ट किया जाता है? एक तो अपना लॉस कम करने के लिए, यू फिक्स द थिंग्स प्राइसेस एंड ऑल, तो लॉस कम करने वाला हेजर होता है जिसने लॉस कम करना है। दूसरा, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, तो वो होता है स्पेक्यूलेटर कि हाँ मैं इतना जो है पैसा डालूंगा तो प्रॉफिट आएगा। तीसरा भी प्रॉफिट होता है, बट डिफरेंट मार्केट्स में जो डिफरेंस इन द प्राइसेस है उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हुए यू आर अर्निंग, सो दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेजर। ठीक है, तो हु इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, ये पूछा जा रहा है। तो आर्बिट्रेजर है, हेजर, स्पेकुलेटर है, गारंटर नाम का कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर।
फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स के क्या फंक्शंस हैं, डेरिवेटिव किस तरीके से हेल्प करते हैं। ओके, प्राइस डिस्कवरी, प्राइजेस जो डिफरेंट कमोडिटीज के हैं वो फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। यस ऑफ कोर्स, लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यस अगर जैसे राम जी और डेविड का मैंने बताया, अगर वो डेरिवेटिव नहीं होता और मार्केट कंडीशंस उनके फेवर में हैं, राइट उनके फेवर में नहीं हैं, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, उन्हें लॉस हो सकता है। तो वो लॉस को कम करने के लिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए ये यूज किया जाता है। एंड इंक्रीजिंग लिवरेज, जहां पर जो है आप कुछ भी खास खर्च ही नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं खास, बट द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग, लॉस जो आप कम कर पा रहे हैं या फिर प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, दैट इज हाई, तो दैट इज कॉल्ड लिवरेज। सो ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ द डेरिवेटिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर मैंने बताया था ना, राम जी एंड डेविड जो है डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट करके वो एक दूसरे के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर। वाई? बिकॉज रामजी एंड डेविड ये सेम कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। स्टॉक एक्सचेंज विल बी द डीलिंग एंटिटी, तो उसके थ्रू कर सकते हैं, तब ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, डेरिवेटिव कहा जाएगा। और हम अगर इसको स्किप करके ओवर द काउंटर जाकर हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। तो मैंने बताया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ओवर द काउंटर होता है, सिमिलरली ऑप्शन, स्वैप्स, ये सब ओवर द काउंटर डायरेक्टली किया जा सकता है। बट फ्यूचर्स जो है वो ओवर द काउंटर नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हियर वी कैन से सी करेंसी फ्यूचर इज नॉट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नॉट ओटीसी पूछा जा रहा है। If a company wants to borrow $1 million for a period of 3 months starting 6 months from now, what type of forward rate agreement जो है वो करते हैं? तो forward rate agreement का मतलब क्या होता है? Let us say there is one particular person X, ठीक है, या फिर कंपनी यहाँ पे जैसे दिया है एक्स कंपनी दिया है, वो ले लेते हैं। तो इसको बोरो करना है 3 मंथ्स के बाद, पैसे लोन लेना है फ्रॉम एसबीआई। अभी रेट 10%, इट इज एंटिसिपेटिंग कि 15% हो जाएगा, तो ये डर रहा है, तो ऐसे में आईसीआईसीआई कूद जाता है यहाँ पर, इट सेज कि नहीं 15 नहीं 7% हो जाएगा। तो एक्स कंपनी वेरी बहुत चालाक है, कहता है कि ठीक है विल डू अ डील, इन एनी केस आई विल स्पेंड 10% ओनली, 10% ही मैं दूंगा, अगर ये 15 हो जाता है तो यू हैव टू गिव बाकी 5%, एंड अदरवाइज जो है यू गेट द प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से। तो इन एनी केस मैं 10% जो है 10% ही दूंगा आफ्टर 3 मंथ्स फॉर गेटिंग दिस पर्टिकुलर लोन। अब लेट से मार्केट में 15% जो है कॉस्ट हो गया ऑफ द पर्टिकुलर लोन, तो इसमें 10% तो एक्स कंपनी विल गिव, व्हाट अबाउट द अदर 5% दैट विल बी गिवन बाय आईसीआईसीआई। ठीक है, अगर ये 7% हुआ तो एक्स कंपनी विल गिव 7% तो एसबीआई एंड टेक द लोन, राइट। इन एनी केस उसने कहा था 10% दूंगा, तो बाकी 3% आईसीआईसीआई का प्रॉफिट बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये चलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी ने कहा जाता है, राइट, एंड इसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ओके, तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इस तरीके का अगर हम करें, 3 मंथ्स के बाद हमें जो ये लोन लेना है, एंड ये लोन कितना 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए लेट से लेना है, तो इसको किस तरीके से हम डेजिग्नेट करेंगे? तो ये लोन 3 मंथ्स के बाद मुझे लेना है, टोटल टाइम पीरियड 6 मंथ्स है ये लोन का, तो टोटल टाइम पीरियड 9 मंथ्स का है, तो 3/9 इसे कैसे लिखा जाता है? 3/9 FRA ऐसे लिखा जाता है, विच इंडिकेट्स कि 3 मंथ्स के बाद ये लोन लेना है, टोटल टाइम पीरियड 9 मंथ्स का है। अब यहाँ पे क्या है, 1 मिलियन लोन लिया जा रहा है फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द लोन 3 मंथ्स का है, एंड कब लिया जा रहा है? 6 मंथ्स के बाद ये लोन लिया जा रहा है। ओके, तो 6 एंड 6 + 3 9। ओके, तो 6/9 FRA इसे कहा जाएगा, राइट, इज दैट क्लियर? 6/9 FRA, B would be the right answer over here. फैक्टरिंग इज अ फैसिलिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टरिंग क्या होता है? तो जनरली इसे यहाँ अगर एक सेलर है, उसने अपने गुड्स को जो है किसी बायर को दिया हुआ है, बट वो बायर क्या कह रहा है कि गुड्स तो चलो मैंने ले लिया, पहले मैं ये सब देखूंगा, करूंगा, यूज करूंगा, फिर उसके बाद पेमेंट करूंगा, बट सेलर को तो कंटिन्यूस इमीडिएट पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेलर क्या करता है कि गुड्स तो सेंड कर दिए ये बायर को, बट ये सेलर जाता है वो बिल लेके और बैंक के पास जो है गिरवी रख देता है ये बिल को, और बैंक को कहता है प्लीज आप मेरा फैक्टर बन जाओ। ठीक है, तो व्हाट विल बैंक डू? इट विल से ओके, फिर बैंक विल डू सम प्री पेमेंट।
ठीक है, बिल अगर 100 रुपये का है तो बैंक इसको 80 रुपीज़ दे देता है इनिशियली, बाकी 20-25 बाद में देते रहेगा। बैंक विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट्स अकाउंट्स लेजर, यानी कि अकाउंट्स वगैरह देख रेख करना, एंड ऑल्सो क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह लेना है अगर इस सेलर को, तो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट भी ये करता है। एंड फाइनली कलेक्शन, यानी कि जो पैसा है ये बायर डायरेक्टली बैंक को दे देता है। तो दैट इज व्हाट फैक्टरिंग इज ऑल अबाउट। ये 4 फंक्शन जो है फैक्टर के द्वारा कराए जाते हैं। ओके, तो फैक्टरिंग इज अ फैसिलिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम इस तरीके से पूछें तो मेंटेनिंग ऑफ सेल्स लेजर, यस, ठीक है, सेल्स लेजर अकाउंट, सेल्स रिलेटेड भी यहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ रिसीवेबल्स, जो भी पैसा है वो फिर बैंक लेता है। डेट कलेक्शन, फाइनली जो है डेट भी कलेक्ट किया जाता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ द फाइनल लोन अमाउंट। तो ये सब कुछ ही है, तो ऑल ऑफ द अबाउट वुड बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग। तो ये जो फैक्टरिंग मैंने यहाँ पे बताया ये डोमेस्टिक हो सकता है प्लस इंटरनेशनल हो सकता है। तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग जनरली टाइम पीरियड इसका जो है 90 डेज के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा होता है। बट ग्रेस पीरियड 60 डेज का दिया जाता है कई बार, तो टोटल 150 डेज इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 150 डेज का टाइम पीरियड होता है ये लेना देना सब कुछ कंप्लीट होने के लिए। और नॉर्मली पूछा कि कितना टाइम पीरियड होता है डोमेस्टिक फैक्टरिंग का, तो 90 डेज इज द राइट आंसर। अब इंटरनेशनल फैक्टरिंग डिफरेंट वेज में होता है। पहला सिंगल फैक्टर सिस्टम, जिसमें जो फैक्टर है, अब इसमें इंटरनेशनल फैक्टरिंग में कैसे होता है, जनरली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब ये सेलर अगर इंडिया में है तो इसका बैंक अलग होगा, और ये बायर अगर यूएसए में, इसका बैंक अलग होगा। ठीक है, बैंक वन बैंक टू ऐसा। तो ये बैंक फैक्टर बनता है, लेट्स से सेंडिंग गुड्स आउटसाइड, तो एक्सपोर्ट फैक्टर बन जाता है, ये इंपोर्ट फैक्टर बन जाता है इंटरनेशनल फैक्टरिंग में, ऐसा रिक्वायर्ड होता है। तो सिंगल फैक्टर में क्या होता है, जो इंपोर्ट फैक्टर है ये डॉर्मेंट रहता है, सारा डीलिंग जो है एक्सपोर्ट फैक्टर के साथ किया जाता है, इवन दो ही इज प्रेजेंट, सारे डीलिंग ये पेमेंट वगैरह सब कुछ इसके साथ करता है। अब लेट्स से ये बायर जो है पेमेंट करने में पेमेंट नहीं कर पाता है एट द राइट टाइम, देन दिस एक्सपोर्ट फैक्टर, इंपोर्ट फैक्टर को जो है उठाया जाता है कि जाओ जाकर देखो कि ये बायर कर क्या रहा है, उससे पेमेंट वसूलो। तो दैट इज सिंगल फैक्टर सिस्टम। देन देयर इज 2 फैक्टर सिस्टम, जहाँ पे 2 फैक्टर्स होते हैं। देन डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर सिस्टम, जहाँ पर ओनली इंपोर्ट फैक्टर होता है, ये एक्सपोर्ट फैक्टर होता ही नहीं है। देन फोर्थ इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर सिस्टम, जिसमें ओनली एक्सपोर्ट फैक्टर होता है, इंपोर्ट फैक्टर नहीं होता। क्लियर? सो विच इज नॉट अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग। सिंगल 2 फैक्टर ये ठीक है, 3 फैक्टर कुछ नहीं, एक्सपोर्ट ओनली फैक्टर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, 3 फैक्टर नहीं होते यहाँ पे, तो सी इज नॉट। ए फोरफेटर गिव्स एन अंडरटेकिंग टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक फोरफेटिंग ट्रांजैक्शन। तो फोरफेटर की अगर हम बात करें तो फोरफेटिंग में क्या होता है, सेम थिंग, बायर सेलर, ये मोस्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। और इसमें फिर जो सेलर इज सेंडिंग गुड्स टू द बायर, यहाँ पे सेलर लिख लेते हैं, यहाँ पे बायर। ठीक है, तो सेलर इज सेंडिंग गुड्स टू द बायर। अब इसमें क्या होता है, बायर इज नॉट पेइंग इमीडिएटली, तो ये सेलर या एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर हम कहेंगे, इम्पोर्टर, ये एक फोरफेटर से बात करता है। तो फोरफेटर इमीडिएटली जितना भी रहता है 100% पेमेंट कर देता है, एंड ही विल टेक सम फीस। पेमेंट करने के बाद फिर फाइनल जो मनी है वो ये रिसीव करता है। तो इसमें वो 4 जो फंक्शंस मैंने बताए थे, प्री पेमेंट हो गया, फिर सेल्स एंड अकाउंट लेजर मैनेजमेंट वगैरह, और बाकी जो है क्रेडिट रिलेटेड लोन वगैरह लेना, ये सब मैनेज नहीं किया जाता। ओनली फोर्थ फंक्शन दैट इज, चलो प्री पेमेंट भी किया जाता है, बट फोर्थ फंक्शन दैट इज कलेक्शन, यानी कि फाइनल जो पेमेंट किया जा रहा है बाय द बायर वो कलेक्ट किया जाता है, बस इतना ही। ये बीच के जो फंक्शंस है, ऑल्सो एमआईएस रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, कैसे कैसे एक्टिविटीज जो सेलर के मैनेज हो रही है, ये सब बनाना फैक्टरिंग में चलता है, बट यहाँ पे नहीं। और फोरफेटिंग इफ आई, दिस इज वन पॉइंट। सेकंड इज फोरफेटिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है, तो 1 ईयर से ज़्यादा, 3-5 ईयर्स ऐसे करके मीडियम टू लॉन्ग टर्म का होता है। एंड इसके अलावा जो फोरफेटिंग ट्रांजैक्शन है, इसमें एज आई हैव टोल्ड यू कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं, एंड 100% पेमेंट ऑलमोस्ट आपको जो इनिशियली मिल जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। और इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीस जो है वो पे किए जाते हैं फैक्टरिंग में। पहला तो कमिटमेंट फीस है, एंड जो सर्विस फीस है, ये 2 चीज़ें पे की जाती है। कमिटमेंट की है, पेमेंट किया, एंड ये सारे बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंक, तो वो 2 तरह के फीस जो है पे किया जाता है। ठीक है,
और फोरफिटिंग में पे किया जाता है द कमिटमेंट फीस, ठीक है। तो एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक फोरफिटिंग ट्रांजैक्शन एट अ फर्म discount rate within a specified time. What is the fee for such undertaking? तो आई विल पे सम मनी इनिशियली, इस चीज को अंडरटेकिंग लिया जाता है तो कौन सा फीस पे किया जाता है? कमिटमेंट फीस बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोरफिटिंग ट्रांजैक्शन? अब बताइए, शॉर्ट टर्म होता है नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, मैंने बताया था ना, हाँ। एंड द अदर थिंग इज की फोरफिटिंग विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स मतलब क्या है? यहाँ पर जो बैंक है, राइट, फैक्टरिंग या फोरफिटिंग जो भी बैंक एंटिटी है, ये अपने आप नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ऐसे करके जा सकता है, दैट इज विथ रिकोर्स, ठीक है। बट अपने आप यूनिलेटरली डिसाइड करके नहीं जा सकता, दैट इज विदाउट रिकोर्स। तो जनरली फोरफिटिंग अगर हम देखें मोस्टली विदाउट रिकोर्स होता है। चार्जेस कमिटमेंट फीस, यस इट इज कॉमन फॉर डोमेस्टिक बिजनेसेस, ठीक है। तो इफ इसे ये भी एक सही जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और फोरफिटिंग ओनली विदाउट रिकोर्स होता है जनरली, तो विथ और विदाउट रिकोर्स वुड नॉट बी राइट, ये फैक्टरिंग का सही स्टेटमेंट है। कमिटमेंट चार्जेस यहाँ पे चार्ज किया जाता है, दैट इज राइट। फोरफिटिंग इंटरनेशनल होता है, दिस इज वन मोर डिफरेंस एज आई वुड लाइक टू से। फोरफिटिंग इंटरनेशनल होता है, वेल फैक्टरिंग मोस्टली डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ही हो सकता है, बट मोस्टली डोमेस्टिक, एंड फोरफिटिंग इज इंटरनेशनल, ठीक है। ट्रेड्स इज द नेक्स्ट टॉपिक। इन ट्रेड्स व्हेन द ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द कॉर्पोरेट बाय, तो ट्रेड्स होता है ट्रेड रिसीवेबल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ट्रेड्स में होता ही है कि अगर एक एमएसएमई है, ये एमएसएमई के से प्रोक्योर जो भी ये गुड्स प्रोड्यूस करता है, लेट्स से पेंसिल, पेन, स्टेशनरी है, ये सब प्रोड्यूस करने पे गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं एंड डिफरेंट कॉर्पोरेट्स हैं, इनको थोड़ा मैंडेट दिया गया कि आपको इतना इतना परसेंटेज एमएसएमई से ही प्रोक्योर करना है, यहाँ वहाँ फॉरेन इधर उधर मार्केट से नहीं खरीदना है, ठीक है। पेंसिल, पेन, स्टेशनरी, लेट्स से दे प्रोक्योर, रिक्वायरमेंट तो है, तो लिया, बट पेमेंट ये टाइमली नहीं करते हैं। तो एमएसएमई क्या कर सकता है? अब ट्रेड्स के थ्रू ये सारा बिल्स जो है ऑनलाइन इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देगा। फिर उस पर डिफरेंट फाइनेंसर्स होते हैं, वो फिर बिडिंग करते हैं कि कितना कितना वो पेमेंट करना चाहेंगे ऑन द फैक्टरिंग यूनिट। लेट्स से 100 रुपीज़ का ये बिल है, इसको फैक्टरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, 50, 30, 20 ऐसे करके। तो 50 वाले पे बिडिंग की, एक ने 49, एक ने 48 का, तो 49 वाला ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, एमएसएमई विल एक्सेप्ट एंड ये बिड अलॉट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंसेस होते हैं, बैंक्स, नॉन बैंक्स, इस तरीके से पैसे जो है देते हैं, राइट। अब ये जो प्रोसेस, इसमें कई बार कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी इसका पार्ट है। एंड फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, टाइम हो जाता है, तो फिर ये कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट जो है पेमेंट कर सकते हैं टू द पर्टिकुलर बिडर्स, जो भी बिडिंग की है उन सभी को फिर पेमेंट कर देते हैं, बैंक या नॉन बैंक्स को पेमेंट कर सकते हैं। अब इन्होंने जो बिडिंग करके एमएसएमई को जो मनी रिक्वायर्ड था 100 है, तो एटलीस्ट 98, 99 रुपीज़ जो है उनको एमएसएमई को दे देते हैं, एंड इट कैन डू इट्स एक्टिविटीज़। पेमेंट फटाफट मिल गया एमएसएमई को, वाइल ये बैंक वगैरह बाद में लेते रहते हैं वो पेमेंट। अब ये प्रोसेस में एमएसएमई को खुद इनिशिएट करना पड़ता है कि मैं ये जो बिल है, मैंने यहाँ पे दिखाया ना, आई एम पुटिंग इट ओवर द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। बट इफ द समटाइम्स ये जो बायर है वो भी इनिशिएट कर सकता है कि हम ये बिल प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, कई एमएसएमई इसको पता नहीं होता, डाल देते हैं। तो अगर इसने डायरेक्टली डाला तो ये फैक्टरिंग का प्रोसेस है, तो फैक्टरिंग कहते हैं। अगर ये बायर्स ने जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे डाला, उसे रिवर्स फैक्टरिंग कहते हैं, रिवर्स ऑफ व्हाट शुड बी एक्चुअली हैपनिंग, बी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इज रिस्कियर, ठीक है। तो अब वेंचर कैपिटल की हम बात करें तो इसमें होता क्या है, एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बहुत सारा पैसा है इसके पास, वो स्टार्टअप कंपनी को पैसे देता है, और ये जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रांजैक्शन होता है। सबसे पहले भट्ट कमेटी नाम की कमेटी जो है, इसने इसमें रिकमेंडेशन दिया था, एंड इंडिया में इसको ग्रो करने का पूरा जो है लेखा जोखा बताया गया था। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन नाम का जो है सबसे पहला वेंचर कैपिटल रिलेटेड कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट। Finance for new project is riskier. Yes, absolutely. Venture capitalist finance established projects. Venture capital is a long term investment. Yes, ये long term investment होता है, ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया कल आपको जो है पैसे वापस मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म का है, दिया तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टेप इन वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज है, जहाँ पर फेलियर होने के बहुत हाई चांसेस है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट वहाँ पर ही स्टेप इन करते हैं। नहीं, उन्हें लग रहा है फेलियर है, तो वाई वुड दे स्टेप इन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है।
बट रिस्क क्योंकि हाई रहता है तो वी कैन से फेलियर होने के हाई चांसेस हो सकते हैं, बट स्टिल दे फील कि कुछ तो बात है इस प्रोजेक्ट में, तो वो फिर अपना पैसा देते हैं। तो यस, वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस एस्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स, ये गलत है। अभी तो स्टार्टअप कंपनी बताया ना मैंने, स्टार्टअप कंपनी एस्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट कैसे होगा, उसका सिर्फ आइडिया रेडी है, प्रोडक्ट भी नहीं रेडी है, फिर प्रोडक्ट रेडी करो, फिर उसको मार्केट स्केलेबल बनाओ, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, बी इज द राइट आंसर, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 1972 में कौन सी कंपनी ने वेंचर कैपिटल बिजनेस को इंडिया में रिकमेंड किया? तो एज आई टोल्ड यू द करेक्ट आंसर भट्ट कमेटी, ठीक है, बी। और यहाँ पर मल्होत्रा कमेटी, अगर हम देखें, आर एन मल्होत्रा कमेटी, इसने क्या रिकमेंड किया? आईआरडीए इंश्योरेंस रिलेटेड आईआरडीएआई का एस्टैब्लिशमेंट रिकमेंड किया, एंड आईआरडीएआई एज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, मैंने काफी चीजें बता दी हैं, बताइए क्या सही होगा? हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाई रिटर्न्स, यस। इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, नो। वेंचर कैपिटलिस्ट में पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यस, ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो फिर कंपनी, स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन जाते हैं, फिर डिसीजंस मेजर वो ले सकते हैं, बट नॉट डे टू डे एक्टिविटीज रिलेटेड डिसीजन, डे टू डे एक्टिविटीज नहीं हैंडल करते। प्लीज रिमेंबर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में डे टू डे एक्टिविटीज दिया है तो दैट इज नॉट समथिंग दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज जनरली मेड थ्रू इक्विटी शेयर्स, यस। जनरली दो तरीके होते हैं कैसे पैसा दिया जाएगा, लोन पहला, दूसरा ये शेयर्स इशू कर रहे हैं एंड उस शेयर्स को बाय किया जा रहा है, दैट इज द अदर वे। तो इस तरीके से, एंड हियर इफ वी सी, बी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज फाउंड इन द अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग एंड लेटर स्टेज फाइनेंसिंग, ठीक है। अर्ली स्टेज मतलब एकदम इनिशियल, एकदम जैसे एक टाइप है सीड कैपिटल उसे कहा जाता है। तो एकदम इनिशियल स्टेज है कि यहाँ पर तो भाई सिर्फ आइडिया रेडी है, कुछ नहीं रेडी है, तो ऐसे में काफ़ी हाई रिस्क के साथ इन्वेस्ट किया जाता है, तो दैट इज अर्ली स्टेज। लेटर स्टेजेस थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश हो गया है या फिर एक बार ट्राई कर लिया बट इट कुड नॉट सक्सीड, तो इन्वेस्ट अगेन, ये सब कुछ लेटर स्टेज होता है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग इनमें से कौन सा है? तो एक्सपेंशन फाइनेंसिंग लेटर स्टेज, एक बार हो गया अब एक्सपैंड करने के लिए और ज़्यादा, तो लेटर स्टेज है। बाई आउट डील, जहाँ पर ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, शेयर होल्डर्स हैं, फिर वो या फिर वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो किसी और को सेल कर दे रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट, और दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट फिर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो बाय आउट डील्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो लेटेस्ट स्टेज का है। रिप्लेसमेंट फाइनेंस, अगेन सिमिलर थिंग, जहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। तो सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग, इफ यू से दिस इज अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, पहली बार कर लिया, ट्राई किया बट नहीं हो पाया, लेट्स फाइनेंस इट अगेन एंड ट्राई वंस मोर, तो सेकंड राउंड फाइनेंसिंग अर्ली स्टेज में किया जाता है। ऑल्दो कंफ्यूजिंग, बट इफ यू नो देम यू विल बी एबल टू आंसर इजीली। वेंचर कैपिटल फंड में रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, तो वेंचर कैपिटल फंड जो है में रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर प्रोवाइडेड द मिनिमम अमाउंट एक्सेप्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टर इज द वेंचर कैपिटल फंड। जो वेंचर कैपिटल इस तरीके से इन्वेस्ट करता है डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज, वो फंड क्रिएट किया जा रहा है। ये फंड या फिर ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो जब इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट होना चाहिए एज पार्ट ऑफ दिस वेंचर कैपिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इन्वेस्टर से प्रोवाइडेड द मिनिमम एक्सेप्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टर, ईच इन्वेस्टर कितना मिनिमम जो है इन्वेस्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल फंड में, ये पूछा जा रहा है। एंड इसका वैल्यू क्या है? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़, तो ए 5 लाख इज द राइट आंसर। ईच इंडिविजुअल एटलीस्ट 5 लाख एंड ईच जो है एंटिटी है वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीज टोटल, सॉरी टोटल जो इन्वेस्टर्स है वो सब मिला के एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीज शुड बी इन्वेस्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर फंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें लीज फाइनेंस हायर परचेज की, तो अगर हम लीजिंग की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, वेन एवर यू आर वॉन्टिंग की एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लेट्स से कोई बड़ी एयरलाइंस है तो दे वांट टू कंडक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द एयर ट्रैवल, तो उसके लिए उन्हें एरोप्लेन लेना पड़ेगा, और वो एरोप्लेन दो तरीके से ले सकते हैं। तो ट्रेडिशनल वे में ले सकते हैं जहाँ पर रेदर दे विल बाय द एरोप्लेन या फिर दे विल जस्ट लोन लेकर इस एरोप्लेन को फिर बाय करेंगे, दिस इज अ ट्रेडिशनल वे। दूसरा
जो हम कह सकते हैं कि न्यू मेथड्स हैं, इसमें से पहला है लीजिंग, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं। सिंपल। लेट्स से आपके पास एक फ़ोन है, या फिर आप कहीं घूमने गए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट रेंट अ बाइक और अ कार एंड देन यू विल गो ट्रैवल एंड गिव इट बैक आफ्टर 1 or 2 days। ठीक है, तो वो एक तरह का लीजिंग हो गया। वैसे ही आप 10 years के लिए अगर कोई होम हाउस जो है रेंट पे ले रहे हैं, 10 years का रेंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया, तो दैट इज लीजिंग, राइट। अब दूसरा मेथड है हायर परचेज, जहाँ पर ये एक तरह का इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। लेट्स से आपको एक कार खरीदना है, यू आर टेकिंग अ लोन, फिर वो उस लोन के थ्रू वो कार का पेमेंट हो जाता है एंड यू हैव टू गिव सम डाउन पेमेंट, 20-25% डाउन पेमेंट उसका करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें देके आप कार ले लेते हो एंड आप इंस्टॉलमेंट में वो लोन पे करते जाते हो। तो हायर परचेज इज लाइक दैट। हायर मीन्स टेक दैट कार, गिव सम डाउन पेमेंट प्लस कीप पेइंग मंथली बेसिस या जो भी टाइम पीरियड है, एंड देन परचेज एट द एंड यू गेट अ ऑप्शन। ठीक है, नॉट कंपलसरी बट यू गेट अ ऑप्शन, हायर परचेज। तो लीजिंग में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि लेट्स से एक फ़ोन है, वो फ़ोन को आपने 3-4 साल के लिए लीज पे ले लिया। इसका मतलब क्या है, आपने ऑलमोस्ट 4 साल तो चलता ही है फ़ोन, उस पर लीज पे ले लिया, रेंट पे ले लिया। का मतलब क्या है, आपने चालाकी की यहाँ पे, और आपने पूरा जो इकोनॉमिक लाइफ है उस पूरे टाइम पीरियड के लिए आप टेकन दिस पर्टिकुलर फ़ोन। तो ऐसे लीज को हम फाइनेंस लीज कहते हैं। और ऐसे लीज में लास्टली ये होता है कि भाई तू खरीद ही ले इससे अच्छा, तो दे गिव एन ऑप्शन एट द एंड की यू कैन बाय परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड ऑल्सो वी हैव अदर वन कॉल्ड द ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2 years 5 years ऐसा। फोन है लेट्स से 5 months के लिए 6 months के लिए आपने लिया ऑन रेंट, तो इस तरीके से इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट कंप्लीट कवर कहाँ पे होता है, फाइनेंस लीज में कवर होता है। ऑपरेटिंग लीज होलसम ये सब कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग लीज में आपका शॉर्ट टर्म के लिए लीज पे लिया जाता है। क्लियर, ए इज द राइट आंसर। Which of the type of lease does repair and maintenance lie with the lessee? अब ये जब लीज लिया गया है, यहाँ पे देर आर 2 people। लेट्स से एरोप्लेन लिया गया है लीज पे, तो जो एयरलाइंस कंपनी है, लेट्स से टाटा का जो एयर इंडिया है, तो उसने लिया हुआ है। तो ये जो एयरलाइंस कंपनी है दैट विल बी, जिसने ये रेंट देके लोन इस एरोप्लेन को रेंट पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है, दिस विल बी कॉल्ड लेसी। ठीक है, और जिसने ये पर्टिकुलर दिया हुआ, लेट्स से बोइंग ने ये जो है लीज पे दिया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड लेसर, ओनर लेसर, ये राइमिंग है। तो इस तरीके से इन लेसी इज द वन हु टेक्स इट ऑन रेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच टाइप ऑफ लीज डज रिपेयर एंड मेंटेनेंस लाई विद द लेसी। ठीक है, दो तरह का मैंने बताया आपको, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में पूरा टाइम पीरियड के लिए दे दिया जाता है, इकोनॉमिक लाइफ के लिए। तो अगर कुछ मेंटेनेंस करना भी है, अगर कार है उसमें आपने कहीं पे जाके ठोक दी, तो उसको सही करना भी आपका काम है ना, इवन दो इट इज ऑन ऑन लोन अभी भी। ठीक है, तो फाइनेंस लीज में मेंटेनेंस जो है लेसी खुद ही करता है, बट अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, महीना महीना रेंट दे रहे हैं, तो वो जो भी आप रिपेयर कराते हैं फिर आप वो रेंट में ऐड कर देते हैं। तो दैट इज द ऑपरेटिंग लीज, जहां पर जो मेंटेनेंस है वो लेसर के सर पे जाता है। क्लियर। तो किस टाइप पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है लेसी का काम होता है, तो इट इज अगेन इन द फाइनेंस लीज। ठीक है, सो एक्चुअली ए शुड बी द राइट आंसर, बिकॉज रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पर लेसी का काम तभी होगा जब ये फाइनेंस लीज में होगा, यानी कि जो एक्चुअल पर्सन है जिसने इस पर्टिकुलर थिंग को लीज पे लिया हुआ है, वो पे कर रहा है। जनरल रिपेयर मेंटेनेंस जो है ओनर पे करता है, बट वो पर्सन पे कर रहा है, मतलब फाइनेंस लीज है, लॉन्ग टर्म के लिए ये लीज पे लिया हुआ है, टोटल इकोनॉमिक लाइफ के लिए। विच टाइप ऑफ लीज इन्वॉल्व्स 2 or more कंट्रीज? ठीक है, तो आप खुद ही आंसर करिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। यस, सी क्रॉस बॉर्डर लीज इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। डिफरेंट कंट्रीज में लीजिंग किया जा रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर जो एग्जांपल मैंने दिया, बोइंग यूएसए से इंडिया, एयर इंडिया को ये फ्लाइट भेज रहा है, एरोप्लेन भेज रहा है, तो दैट इज अ क्रॉस बॉर्डर लीज। इट कैन बी डोमेस्टिक या विद इन द कंट्री लीज ऑल्सो। इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीज आर द एसेट्स बॉट ऑन लोन? ठीक है, तो अब लीज जो है डिफरेंट वेज में किया जा सकता है। लेट्स से आपको कोई लेसर है, ओनर है, ये कोई बाइक है जो लीज पे देना चाहता है, तो उसके पास है, तो ही हैज ऑलरेडी बॉट, देन ही इज गिविंग इट ऑन लीज, तो डायरेक्ट लीज इसे कहा जाता है। अब दूसरा टाइप है जहां पर ये क्या कर रहा है, बाइक है नहीं वो वाली, तो जो आपको चाहिए, राइट, तो वो बाइक फिर किसी से लोन लेकर पैसा लिया इसने,
ये बाइक खरीदी, फिर आपको रेंट पे दिया, तो लोन का इंटरेस्ट रेट 10% लेट से आपको रेंट 20% पे इसने दे दिया, तो द डिफरेंस 10% इज समथिंग दैट इज अर्निंग, इजंट इट? इस तरीके का बिजनेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिवरेज्ड लीज, ठीक है, लिवरेज्ड लीज इसे कहा जाता है। तो सी लिवरेज लीज इज राइट, ये दोनों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फंडेड लीज कुछ नहीं होता। इन अ हायर परचेज ट्रांजैक्शन द ओनर ऑफ द एसेट इज नोन एज, तो हायर परचेज ट्रांजैक्शन में थोड़ा भाई डिफरेंट होता है। हायर परचेज में लेट से आप कार के पास गए, वेंडर के पास गए, और वहां से आप कार लेकर इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हुए आ गए, तो यू आर द परचेजर, यू वेंट टू द वेंडर, है ना, एंड फाइनली यू बिकम, जैसे ही कार लिया, लोन वगैरह दिया, आप ओनर बन जाते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पर इसे जो है हायर परचेजर कहा जाता है, एंड इसको हायरर कहा जाता है जो जिसने इस पर्टिकुलर थिंग को लिया हुआ है, लोन पे कर रहा है, एंड इसे हायर वेंडर कहा जाता है, और इसको हायरी भी कहा जाता है बिकॉज ही इज नॉट द ओनर नाउ, ठीक है, इसने कार दे दिया आपको लोन का पैसा लेके। ओनर ऑफ द एसेट इज ऑल्सो नोन एज, ऑलरेडी जो ओनर था उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है, राइट? तो हायरर तो नहीं है बिकॉज हायरर जो है बाद में ओनर बनता है, ऑलरेडी जो ओनर है हु इज दैट पर्सन इज द सेलर, या फिर वेंडर उसे कहा जा सकता है, या फिर हायरी कहा जा सकता है, ठीक है, नॉट हायरर। हाई क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स विच आर द फॉलोइंग, अगर किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो उसका क्या डिनोशन है? अच्छा क्रेडिट रेटिंग मतलब अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अगर आप उसको कोई लोन वगैरह देंगे तो। देखिए ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज का, फिर उनके उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स का, एंड कंट्रीज का किया जाता है। फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग फ्रांस का किया गया था, राइट, एंड फर्स्ट जो क्रेडिट कंट्री लेवल पे अगर हम देखें तो वो फ्रांस का किया गया था। इसे हम सॉवरेन रेटिंग भी कहते हैं, सॉवरेन रेटिंग, राइट। और फर्स्ट एवर क्रेडिट रेटिंग किस कंट्री में की गई थी? दैट वाज डन इन लाइक यूएसए, ठीक है, यूएसए में रेलवेज के बॉन्ड्स वगैरह थे, उसकी क्रेडिट रेटिंग की गई थी। एंड क्रेडिट स्कोर जो इंडिविजुअल्स के लिए होता है, लाइक आपका मेरा जो है अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह होगा, उसमें क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। तो हाई क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स विच आर द फॉलोइंग, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी यानी कि सामने वाले को आप देंगे पैसा तो वो फिर आपको पैसा रिटर्न करेगा या नहीं, लो प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो डिफॉल्ट करे, ठीक है। और कंप्लायंस ब्रीच से रिलेटेड कुछ नहीं है। कंप्लायंस ब्रीच मींस व्हाट, कि आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं विद व्हाट एवर अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस विद विच यू हैव टू कैरी आउट योर बिजनेस, तो उससे रिलेटेड नहीं है, डिफॉल्ट से रिलेटेड है कि आपने पैसे लिए और वापस करोगे या नहीं। तो क्रेडिट वर्दीनेस बताता है, तो बी हाई क्रेडिट रेटिंग, तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज सी 1987, राइट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था। How many approved credit rating agencies are there in India? Again, fact-based question. Here we have 7 approved credit rating agencies, right? तो ब्रिकवर्क और इस तरीके से ICRA, ऐसे कई सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में 7 अप्रूव्ड हैं कि हाँ इनसे आप क्रेडिट रेटिंग करवा सकते हैं। Which of the following does not indicate a investment grade credit rating? ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग इनमें से कौन सी? देयर आर 3 मेन ग्रेड्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट, नॉन इन्वेस्टमेंट एंड डिफॉल्ट ग्रेड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ए, डबल बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका क्रेडिट रेटिंग सबसे कम है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं होगा, राइट। तो डबल बी अगर हम देखें, ट्रिपल बी फिर भी अच्छा है, ए ट्रिपल ए ठीक है, बट डबल बी इज लीस्ट ग्रेड रेटिंग, तो इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड यहाँ पे। व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर? तो क्रेडिट स्कोर जो आपको दिया जाता है 800 700 हो तो बहुत अच्छा है कहा जाता है, तो मिनिमम इज 300 एंड मैक्सिमम इज 900 जो क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। एंड एक डिजिट देख के हम पता कर लेते हैं कि सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। तो मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर दैट कैन बी अवॉर्डेड टू एन इंडिविजुअल इज हाउ मच? 900 सी।
द एंटिटी दैट एस्टैब्लिशेस म्यूचुअल फंड इज नोन एज। ठीक है, तो जनरली म्यूचुअल फंड किस तरीके से होता है, देर आर सो मेनी पीपल। अब ये सारे पीपल क्या करेंगे, लेटेस्ट से उनको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह, बट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट। सो एक स्कीम निकाला जाता है बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी विच इज ऑल्सो नोन एज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो कहते हैं आप सभी ये 100 100 रुपये जो है हमें दे दो और हम ये स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। ये स्कीम से हम 10 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको देंगे, 10%। तो दे विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक अडानी अंबानी शेयर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करके वो पैसे प्रॉफिट लेकर आते हैं। लेट्स से 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 10 खुद रखेंगे, बाकी 10 ये 3 इन्वेस्टर्स को दे देंगे। तो दैट इज हाउ अ म्यूचुअल फंड कंपनी वर्क्स। अब ये इस तरीके से जो मनी पूल किया जाता है ये ट्रस्ट में किया जाता है। तो इट इज म्यूचुअल फंड कंपनी वर्क्स एज अ ट्रस्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द दैट एस्टैब्लिशेस। तो कौन सी कंपनी जो है इस म्यूचुअल फंड को एस्टैब्लिश करता है, एंटिटी जो उसे एस्टैब्लिश करता है उसे स्पॉन्सर कहा जाता है इन वेरियस केसेस, कि ये इसने स्पॉन्सर किया एंड ये म्यूचुअल फंड जो है एस्टैब्लिश हो गया एंड इट इज टेकिंग दिस मनी। ट्रस्टी जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कंपनी इटसेल्फ को कहते हैं। तो एंटिटी दैट एस्टैब्लिशेस हो गया स्पॉन्सर विच इज लेफ्ट। मल्टी कैप फंड, तो कई बार जो फंड्स आप इन्वेस्ट, पैसे यहाँ पर मैंने दिखाया म्यूचुअल फंड पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। एक जहाँ पर सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एंड ये इक्विटी भी डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है विच कैन बी डिफरेंट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी कि कौन सा कंपनी कितना पैसा जो है मार्केट से उठा रहा है उसके बेसिस पर ये किया जा सकता है। तो लार्ज कैप इसे कहा जाता है अगर बहुत सारा पैसा उठा रहा है, देयर आर लिमिट्स बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल आइडिया। मिड कैप कहा जाता है अगर नॉर्मल मीडियम अमाउंट ऑफ मनी उठा रहा है, एंड स्मॉल कैप कहा जाता है अगर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उठा रहा है फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से तो मल्टी कैप फंड क्या होता है, डिफरेंट कैपिटलाइजेशन वाले जो डिफरेंट फंड्स है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इन सभी में साइमल्टेनियसली जो है इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें से मल्टी कैप फंड अगर हम लिख रहे हैं तो ये कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में आता है, ऑब्वियसली इनिशियली इंडिकेट कर दिया मैंने, इक्विटी स्कीम्स में ये आता है। तो ए वुड बी द राइट आंसर। देन अ मीडियम ड्यूरेशन फंड इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो जब मीडियम ड्यूरेशन की बात की जाती है, ड्यूरेशन जनरली बॉन्ड्स का कैलकुलेट किया जाता है। ओके, बॉन्ड्स आर व्हाट, डेट स्कीम्स होते हैं, एंड अगर वो म्यूचुअल फंड जो है टोटली डेट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे हम ड्यूरेशन फंड्स कहते हैं, राइट। और मीडियम ड्यूरेशन सर्टेन टाइम पीरियड जो कि मीडियम ड्यूरेशन कहा जा सकता है। तो ये डेट स्कीम है, सो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर अ डेट ओरिएंटेड एनएफओ। ठीक है, तो न्यू फंड ऑफर इसे कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, अगर आपने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया और इसमें सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आप डेट फंड्स में ही, डेट जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक बॉन्ड्स वगैरह में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहा जा सकता है। अब ये जो ऑफर आप लेकर आए हैं उसका कुछ वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड द न्यू फंड ऑफर, उसका वैल्यू। ठीक है, तो वो मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए जो आप ऑफर लेकर आए, कि मिनिमम इतना इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा देन ओनली दिस ऑफर विल रन। तो डेट ओरिएंटेड स्कीम्स का मिनिमम अमाउंट कितना है, इट इज अराउंड 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ रुपीज अगर आ रहे हैं देन ओनली आप एक डेट ओरिएंटेड स्कीम मार्केट में ला सकते हैं। यू आर श्योर कि 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो आएगा इसमें, देन ओनली यू कैन कम अप विद दिस। What is the minimum amount for investing in a mutual fund using the SIP method? ठीक है, SIP के थ्रू, जिसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट है धीरे धीरे एक आरडी की तरह जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो वैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में मिनिमम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100, 500, 1000 या 5000 रुपीज। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 500 रुपीज इज द मिनिमम। हाउ डज व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ उबरमाई फेडाई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें डिफरेंट जो है प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे इंश्योरेंस चलता है। पहला प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ होता है, यानी कि इसमें आप देखते हैं कि सामने वाला जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड एंड उसके बेसिस पे करता है। अगर कुछ फ्रॉड मिला तो फिर आपका इंश्योरेंस, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन गलती से दे दिया तो आपका इंश्योरेंस कैंसिल, और अगर आपने फ्रॉड किया, जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दिया, देन देयर विल बी अ केस अगेंस्ट यू। ओके, तो इस तरीके से
तो माना जाएगा कि आप आपने फ्रॉड किया। तो ये अटमोस्ट फेथ इस तरीके से है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ ये है। एंड देयर इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, जहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगल वाले का जो गाड़ी है उसके लिए हमने इंश्योरेंस लिया तो उसमें हमारा कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ही नहीं, तो यू कैनॉट टेक इंश्योरेंस फॉर देम, तो दैट इज द थिंग, राइट। इसके अलावा देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉस्ट बिकॉज ऑफ विच यू आर पर्टिकुलरली टेकिंग दिस इंश्योरेंस, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट उसका रहता है। एंड मेनी टाइम्स किसी भी वजह से जो है फायर लग जाता है तो यू कैनॉट जस्ट कीप क्लेमिंग फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर कॉज होना चाहिए। देयर आर सम इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन, जो एक्सक्लूजन है उसकी वजह से अगर वो होता है डैमेज होता है तो यू विल नॉट गेट द मनी, ठीक है। एंड देर इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन में क्या होता है, लेट्स से एक बाइक वाला है, उसको ट्रक वाले ने आकर लड़ा के चला गया, बाइक वाले को तो कुछ नहीं हुआ, बाइक डैमेज हो गई पूरी तरीके से। अब यहाँ लॉस क्या इंश्योरेंस कंपनी को हो गया, दे हैव टू गिव द मनी। ट्रक वाला ड्रंक था, तो ऐसे केस में गलती किसकी है, ट्रक वाले की, तो यहाँ पर केस जो बाइक वाला है उसको करने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ट्रक वाला, ठीक है। तो दैट इज द सब्रोगेशन। ऑल्सो हैव द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जहाँ पर एक्चुअली इंश्योरेंस दिया जाता है टू मेक योर लॉस गुड, ठीक है। तो अगर अगर तो ये ऐसा है कि ठीक है बाइक डैमेज हुआ कुछ हुआ तो वी कैन मेक द लॉस गुड, बट लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज लाइफ लॉस कैन नॉट बी मेड गुड फॉर श्योर। तो सब्रोगेशन अटमोस्ट फेथ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट तो है बट कंसिडरेशन कोई नहीं है, ठीक है। तो ये है। एंड यहाँ पर क्या उब्र फेडाई की बात की जा रही है, राइट। तो वो किससे मैच कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ से ये मैच कर रहा है। अटमोस्ट फेथ को प्रिंसिपल को हम उब्र फेडाई भी कहते हैं इन अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो सिंस द क्वेश्चन इज ऑन उब्र फेडाई, सी वुड बी द राइट आंसर। जो द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस ए कैन नॉट मेक द life loss good, so that is what is contract of indemnity. In which type of the following life insurance product does the policy holder receive the sum assured over a period of time even if they do not die during the policy term? तो life insurance है, फिर वो मर भी नहीं रहा है तो फिर भी आपको वो पैसा मिलता है, तो वो क्या होता है, इसे हम कहते हैं सी एंडोवमेंट पॉलिसी। टर्म पॉलिसी है कि अगर एक साल में मर गया ठीक है फिर पैसा मिलेगा, नहीं मरा तो फिर नहीं मिलेगा, गया पैसा, ऐसा। तो यस दैट इज द थिंग। एंड होल लाइफ पॉलिसीज पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए आप करते हैं, व्हेन एवर दिस अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंस देन द पर्सन इज गिवन द मनी। एंडोमेंट एज के आपने इन्वेस्ट किया ठीक है, वो फिर आगे इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करता है, कुछ हो गया बीच में तो फिर ठीक है द मनी विल बी गिवन, इफ नॉट द मनी विल बी रिटर्न विथ इंटरेस्ट। What is the maximum amount of award that a insurance ombudsman can give an aggrieved policy होल्डर, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना अमाउंट जो है अवार्ड किया जा सकता है, यानी कि अगर एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन क्या करता है, ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास अब डिस्प्यूट्स ले जा सकते हैं कि हाँ भाई मेरे जो इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड क्लेम कर रहा हूँ बट द कंपनी इज नॉट गिविंग, कंपनी इज नॉट इवन आंसरिंग, एक साल के अंदर आप ये क्लेम कर सकते हैं। आपने कंपनी को पूछा बट वो आंसर ही नहीं कर रहा है, तो एक साल के अंदर यू कैन गो फॉर फाइलिंग द केस। अगर आपका केस कहीं कोर्ट में फंसा हुआ नहीं है देन ओनली यू कैन गो टू द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, ठीक है। इस तरीके के कंडीशन है। तो ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास अगर आप जाते हैं तो आपको कितना जो है कंपनसेशन मैक्सिमम वो रिवॉर्ड कर सकता है फॉर द लॉस एवरीथिंग, राइट। द कंपनसेशन का वैल्यू इज 30 lakhs मैक्सिमम, so C is the right answer, ठीक है। द पेंशन प्रोडक्ट जनरली हैव टू स्टेजेस, एक एक्यूमुलेशन स्टेज एंड दूसरा स्टेज क्या है। तो एक्यूमुलेशन स्टेज पेंशन के जो है आप इनिशियली 60 से पहले जो है पैसा पे करते रहते हैं तो मनी गेट्स एक्यूमुलेटेड, एंड फिर आफ्टर 60 क्या होता है, वो पूरा पैसा फिर आपको मिलते रहता है मंथली पेमेंट्स के बेसिस पे, तो दिस इज कॉल्ड द वेस्टिंग स्टेज, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज के बाद, वेस्टिंग एज के बाद फिर आपको वो पैसा मिलने लगता है, लाइक 60 इज द थिंग, तो इसे वेस्टिंग स्टेज कहा जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम ऑपरेटेड बाय ईपीएफओ, ठीक है। ईपीएफओ के द्वारा डिफरेंट जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू ऑल द पीपल, लेट्स से वो घरों में सॉरी कंपनीज में काम कर रहे हैं, डीपीएफओ की स्कीम बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं, तो दे विल बी गेटिंग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा लमसम अमाउंट, दे विल बी ऑल्सो
गेटिंग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के थ्रू पेंशन मिलता रहेगा, एंड ऑल्सो EDLIS जिसके थ्रू इंश्योरेंस भी उन्हें जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, देन पेंशन स्कीम प्रोविडेंट फंड ये तो है, बट देर इज नो ग्रेचुटी। ठीक है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी है, बट कोई ग्रेचुटी यहाँ पर नहीं दी जाती है, वो अलग से आप दे सकते हैं एज अ कंपनी इफ यू वांट। पीपीएफ में अकाउंट्स में लॉक इन पीरियड कितना है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लॉक इन पीरियड कितना है? नेशनल जो सेविंग्स इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये पर्टिकुलरली लाया जाता है, एंड ये पीपीएफ अकाउंट जो होता है इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, तो वो 15 साल का आपका लॉक इन पीरियड होता है। दिस क्वेश्चन कम्स वेरी ऑफन इन द एग्जाम स्टेटमेंट या फिर सिंगल आंसर। Which is the central record, what is the central record keeping agency in the NPS? ठीक है, विच इज द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इन द NPS, ये पूछा जा रहा है, राइट। तो सेंट्रल देयर आर वेरियस, हम कह सकते हैं कि इंटरमीडियरीज एज फार एज द पेंशन सेक्टर इज कंसर्न। एक तो है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी विच कोऑर्डिनेट्स विद डिफरेंट एंटिटीज लाइक पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, ये सारा आपका जो पेंशन का पैसा है वो इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट लाने का उनका दायित्व होता है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपको एक प्राण नंबर प्रोवाइड करते हैं NPS अगर आपने ओपन किया है, एंड ऑल्सो दे कोऑर्डिनेट एंड टेक केयर कि आपके पैसे जो हैं सेफली अवेलेबल है, ग्रो हो रहे हैं, एंड यू विल बी गेटिंग द रिटर्न्स बैक। ठीक है, तो इस तरीके से एंटिटीज होते हैं। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी NPS के लिए कौन है ये पूछा जा रहा है, CDSL, RBI, NSDL या फिर सेबी? तो करेक्ट आंसर इज NSDL इज द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर द NPS। देन व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर पेंशन? अगर आप अटल पेंशन योजना ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एज वगैरह हमेशा पूछते हैं, 18 to 40 ईयर्स जो है एज का रेंज होता है पेंशन, अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने का। मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम पूछा तो क्या कहेंगे आप? 40 ईयर्स। ठीक है, up to what extent of its own capital and reserves can a bank invest in a financial services subsidiary? ठीक है, तो अगर बैंक जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले किसी सब्सिडियरी में, राइट, तो वो अपने ओन कैपिटल एंड रिजर्व्स को देखे एंड इसका कुछ परसेंटेज ही इन्वेस्ट कर सकता है इस तरीके से। तो कितना परसेंटेज है? द करेक्ट आंसर हियर इज 10%. Then what is the maximum percentage of equity contribution that a bank acting as a sponsor of IDF NBFC can contribute? ठीक है, तो there are different kinds of NBFCs, right, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, और उसमें से IDF NBFCs की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इससे रिलेटेड अगर बैंक जो है उसका स्पॉन्सर बन रहा है, ठीक है, तो वो कितना परसेंटेज ऑफ द इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो है कर सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो इसमें किया जाना चाहिए? तो द करेक्ट आंसर हियर इज 49% तक का ये कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। A bank desirous of setting up primary dealership business through a subsidiary is required to be registered as? Very easy, please tell me. राइट, तो मर्चेंट बैंकर विद सेबी उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस जहाँ पर वो डायरेक्टली जो है बाय करना चाहता है ऑल द शेयर्स या बॉन्ड्स जो रिलीज किए जाते हैं इनटू द मार्केट बाय द RBI एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल, तो मर्चेंट बैंकर के फॉर्म में होगा तभी वो फिर बाय कर सकता है, सेबी से ये लेना पड़ेगा। What is the minimum amount of own funds that a bank desiring to pursue this insurance business with risk participation should have? ठीक है, अगर इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहता है बैंक तो उसके पास कितना ओन फंड्स होने चाहिए? इट इज C 1000 करोड़। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड इन अ रेट? ठीक है, रेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, बट यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में करते हैं, एंड अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो उसे इन्वेट कहा जाता है। ठीक है, जो हमने देखा था ना म्यूचुअल फंड वाला, तो ये दो टाइप्स। अब इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड इन अ रेट ये पूछा जा रहा है, तो रेट में मिनिमम अमाउंट 15,000 का आप कर सकते हैं, एंड इनविट में जो है 1 लाख रुपए का मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट द लीस्ट लिक्विड? सबसे कम रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर आप फिजिकली एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं दैट विल बी द लीस्ट लिक्विड। रेट में करेंगे तो वो आप फिर किसी और को सेल कर सकते हैं। रियल एस्टेट कंपनी का इक्विटी या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप यू कैन सेल इट टू समवन एल्स, बट वो घर किसी और को सेल करना लंबा चौड़ा प्रोसेस है।
what is the minimum percentage of that a rate should hold in completed and revenue earning projects। ठीक है, तो अगर इसने इन्वेस्ट किया ही है तो इतना सारे इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट के उसमें से इतना परसेंटेज जो है कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होगा। ओके, सो द परसेंटेज इज 80%। सी, जो अदर फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इन्वेस्ट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक्स, पावर, रेलवेज, टेलीकॉम। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, बाकी सब कुछ है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टेक दैट अ स्पॉन्सर शुड होल्ड इन अ इनविट। तो अगर हम रेट की बात करें तो 25% है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो 15% का इनविट में, क्योंकि इनविट्स बहुत बड़े अमाउंट होते हैं, तो स्पॉन्सर एटलीस्ट 15% अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहा हो। जैसे 100 करोड़ का हमने जो है एक इनविट खड़ा कर दिया, तो एटलीस्ट 15 करोड़ जो है स्पॉन्सर ने दिया होना चाहिए। बाकी जो 85 करोड़ है, इट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा करके, तो दैट इज फाइन। तो ऐसा होना चाहिए, मिनिमम 15% should be from the particular sponsor, but in rate it is 25% because वहाँ पे amount थोड़ा सा कम रहता है। These were the things we had to discuss, and along with this, our discussion on this particular chapter, on this particular MCQs actually ends over here. And let me tell you that if you are really interested to prepare really well for the exam, then आपको अच्छे से courses के through एक preparation जो है करनी चाहिए। And to do that, you can be visit edutab.in। वहाँ पे जॉब courses में जाकर आप courses को जो है explore कर सकते हैं। Here we have the live courses running। super crash course launch किया गया है, लाइव कोर्सेज इन द लाइव क्रैश कोर्स, जिसमें आप एनरोल करके लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में सुपर क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द मास्टर कोर्स। ऑफ कोर्स अभी ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। एवरी चैप्टर वाइज MCQs, नोट्स, एवरीथिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर सिंगल कंपोनेंट वाइज मास्टर कोर्स, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। टेस्ट सीरीज भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप बाकी कंटेंट आप पढ़ चुके हैं, सिलेबस पढ़ चुके हैं, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बट यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस test chapter wise and full length mock test PYQs, so you can go for a test series also. The links for these are given in the description of this video. Wishing you all the best. If you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.